हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से सीजीपीएससी में लगभग क्वेश्चन आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन। 9 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है। और भारत के इतिहास से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का इतिहास सीजीपीएससी के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन यानी कि आपका 18 से 20 नंबर तक का आपका इससे क्वेश्चन आने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए पूरा इतिहास छत्तीसगढ़ का। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में छत्तीसगढ़ के इतिहास को बांटा गया है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इसी से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा आधुनिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उनका जो सन है वो बहुत ही पुराना है। 2300 से ईसा से जो पूर्व था ना, जितना भी काल था उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतना जो प्राचीन था ये काल के उसे प्रारंभिक काल भी कहा जाता था। दुनिया का प्रारंभिक काल भी कहा जाता था प्रागैतिहासिक काल को, जिस समय हम जन्म लिए उसको। ठीक है। और उसे पाषाण काल भी कहा गया क्योंकि उस समय जो है पत्थरों या औजारों की खोज हुई, उसी समय पत्थरों वाले औजारों की खोज की। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं छत्तीसगढ़ के। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर से जरूर एक न एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले, उत्तर पाषाण के साक्ष्य कहाँ से मिले, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ रहे हैं, उसको प्रारंभिक काल कहा जाता था और पाषाण काल भी कहते थे उसको। ठीक है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल। ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। उसके बारे में हम सब जो काल है उनके बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले जो बताता हूँ वो है पूर्व पाषाण काल। ठीक है। पूर्व पाषाण काल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो साक्ष्य मिलते हैं वो सीधा सीधा साक्ष्य पूछा जाता है इसमें, और ये जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलता है सिंघनपुर की गुफाओं में। सिंघनपुर की गुफाओं में जो है साक्ष्य मिलता है। पुर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? सिंघनपुर की गुफाएं जो है रायगढ़ में हैं। और इसमें जो मिला है हस्तचलित कुदाल मिले हैं। हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदाल क्या है? जो पत्थरों के कुदाल बने होते थे, पत्थर का इस तरह से आकृति बना लिया जाता था और इसको हाथ से पकड़कर खुदाई किया जाता था। ठीक है। तो इस तरह से कुदाल जो मिले हैं पत्थरों से निर्मित, वो यहीं पे मिले हैं पूर्व पाषाण काल के सिंघनपुर की गुफाओं में। ठीक है। सिंगापुर की गुफाओं में ये जो है आपके पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिल गए। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य किन गुफाओं में या कहाँ मिले। ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो रायगढ़ की गुफाएं सिंघनपुर में। ठीक है। यानी कि जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? रायगढ़ में है। एक ही मतलब है। ठीक है। रायगढ़ में बहुत सारी गुफाएं हैं लेकिन जो सिंघनपुर वाला जो गुफा है वहाँ ही हस्तचलित कुदाल मिले हैं रायगढ़ में। ठीक है। इसके अलावा तो रायगढ़ में कई गुफाएं हैं। ठीक है। कबरा पहाड़ है और बहुत सारा है। ठीक है। तो ये जो हो गया पूर्व पाषाण काल हो गया। अब दूसरा पूछा जाता है मध्य पाषाण काल के बारे में। तो ये भी हम देखते हैं, तो इसका भी साक्ष्य मिला है, रायगढ़ में ही मिला है। ये जगह का नाम है कबरा पहाड़। ठीक है। कबरा पहाड़ जो है बहुत ही फेमस पहाड़ है रायगढ़ का। ठीक है। वहाँ पे एक जो गुफा है कबरा पहाड़ की गुफा, रायगढ़ में है ये। यहाँ भी आपको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पूर्व पाषाण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंघनपुर की गुफाओं में। मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कबरा पहाड़ी रायगढ़ है। ठीक है। वहाँ पे आपको मिला है गुफा में। ठीक है। तो गुफा में क्या क्या मिला है इसमें अगर हम बात करें, मध्य पाषाण काल में गुफा में मिला है हमको जो लाल रंग की छिपकली है वो मिला है। लाल रंग की छिपकली के जो चित्र बने हुए हैं। ठीक है। घड़ियाल के चित्र बने हुए हैं, घड़ियाल। ठीक है। इसके अलावा सांभर जो हिरण टाइप का दिखता है, सांभर। पशुओं के चित्र। ठीक है। पशु जितने भी हैं उनके चित्र मिले हैं। और साथ में आपको अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मिला है। कुल्हाड़ी। ठीक है। कुल्हाड़ी मिला है वहीं पे जो अर्धचंद्राकार था, मतलब अर्धचंद्राकार यानी कि चंद्र के आकार में अर्ध, इस तरह से। ठीक है। और इस तरह से कुल्हाड़ी जो मिला है, ठीक है, वो यही मिला है मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ में। ये गुफा है, कब्र पहाड़ की गुफा वहाँ पे।
महानदी घाटी के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। महानदी घाटी में, ठीक है, महानदी घाटी में भी इसके साक्ष्य जो मिलते हैं मध्य पाषाण काल के, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबको देखिए, सबको डिफिकल्टी होती है कि कैसे याद रखें, कौन पूर्व का है, कौन मध्य का है, कौन उत्तर का है। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी लेके आया हूँ आपके लिए, टेंशन ना लें उसके लिए। ये लिखा हुआ है ना नीचे में ट्रिक, एक बार में आपको याद हो जाएगा। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। उत्तर पाषाण काल की बारे में बात करूँ मैं, तो उत्तर पाषाण काल में जो जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है उत्तर पाषाण काल के बारे में बात करें तो धनपुर बिलासपुर, जो धनपुर है ना बिलासपुर जिले में, बिलासपुर को बीएसपी लिख रहा हूँ, बिलासपुर, धनपुर बिलासपुर, और सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़, यहाँ भी मिला है। सिंघनपुर में भी इसका भी जो है उत्तर पाषाण काल के भी सिंघनपुर में, रायगढ़ में जो पूर्व पाषाण मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, उत्तर पाषाण के भी साक्ष्य इसमें मिले हैं। महानदी घाटी में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा उड़ीसा साइड में आपको 3 जगह पे मिला है। उड़ीसा की बात करूँ मैं, पहले उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं, ओडिशा, ठीक है। तो उड़ीसा में 3 जगह है, कालाहांडी, एक है कालाहांडी नामक जगह, ठीक है, कालाहांडी, दूसरा बालांगीर है, बालांगीर नामक जगह है, और तीसरा जो है संबलपुर है, संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, संबलपुर उड़ीसा। ये 3 जगह है ना, वहाँ पे भी जो उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसके अलावा बस्तर वाले क्षेत्र में भी, धनपुर बिलासपुर हो गया, सिंघनपुर, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो बस्तर वाले क्षेत्र में भी 26 औजार मिले हैं जो कि उत्तर पाषाण काल के हैं औजार, ठीक है, उत्तर पाषाण काल के, ठीक है। इसमें जो है 26 औजार में ना कौन कौन सा औजार है, लघु है, दीर्घ है यानी कि छोटा बड़ा, और खुदी हुई मानव आकृति है। क्या है? खुदी हुई मानव आकृति, ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे आकृति। तो इतना आपको याद रखना है। उत्तर पाषाण में आपको याद रखना है, धनपुर बिलासपुर में है, सिंघनपुर में है, महानदी घाटी में आपको मिला है, बस्तर में 26 औजार मिले हैं, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी इसका साक्ष्य मिला है उत्तर पाषाण काल का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल में कौन कौन से आपको साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो चितवा डोंगरी यहाँ से मिलता है। चितवा डोंगरी कहाँ है अगर बात करें तो चितवा डोंगरी है राजनांदगांव में। कहाँ है? राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव जिला है हमारा, वहाँ पे है, ठीक है। राजनांदगांव में ही शिवनाथ नदी का उद्गम है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा मिला है टेरम, ये टेरम जो जगह है ना रायगढ़ में है, रायगढ़ में टेरम जो जगह है वो रायगढ़ में है। इसके अलावा मिला है आपको अर्जुनी दुर्ग से, अर्जुनी दुर्ग, ठीक है, दुर्ग बालोद वाला क्षेत्र में है, ठीक है, या बालोद भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी एकदम दोनों जिला अभी क्या है, बालोद नया बना है ना 2012 में, ठीक है। तो ये जो है अर्जुनी दुर्ग बालोद में कन्फ्यूज़न है, तो एक ही जगह है, ज़्यादातर लोग बालोद मानते हैं, तो बालोद आप लीजिए इसका आंसर, ठीक है, अर्जुनी बालोद में है, ठीक है। इसका जो है इसके अलावा क्या मिले हैं, नव पाषाण काल की अगर बात करें तो लोहे के उपकरण मिले हैं। देखिए नव पाषाण में क्या होगा, लोहे का जो है लोहा उस समय बन चुका था, तो लोहे के जो उपकरण हैं वो इसमें मिले हैं। लोहे के उपकरण इस काल के निशान में मिले हैं, मतलब इस जगह पे, जहाँ कहाँ पे, अर्जुनी, चितवा डोंगरी और टेरम में। लोहे के औजार धमतरी से भी मिले हैं, ठीक है। लोहे के उपकरण यहाँ से मिले हैं, और लोहे के जो औजार है ना, औजार की बात कर रहा हूँ मैं, लोहे के औजार कहाँ से मिला है, धमतरी से, ठीक है। तो ये इस काल के जो हैं आपके साक्ष्य हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, अब इसको याद करने की बारी है, कैसे इसको याद रख सकते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। तो ये ट्रिक है, आप देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है ट्रिक, पुसिंग मकबरा उधम नौ चिटेम, ठीक है। तो पुसिंग यानी क्या हो जाएगा, पुसिंग, तो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफाओं में जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा मकबरा, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की जो है कबरा पहाड़ी, ठीक है, वहाँ रायगढ़ से मिला है। इसके अलावा उधम, ठीक है, उत्तर पाषाण काल के जो है उधम, पू से उत्तर पाषाण काल, और धम से क्या हो जाएगा, धनपुर बिलासपुर, ठीक है, यहाँ से मिला है। जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है उसको बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा सिंघनपुर में भी मिला है जो उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ नौ पाषाण काल के कहाँ से मिले हैं, नौ चिटेय या नौ चिटेम, इसका ट्रिक है नौ चिटेम। तो चितवा डोंगरी, टेरम और अर्जुनी, ठीक है,
9 चीटेय ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको 9 चीटेय। तो पुसिंग मकबरा उधम 9 चीटेय इसका ट्रिक है, बहुत ही सिंपल से आपको याद हो जाएगा। शुरू का अक्षर लिया हूँ और इससे बन जाता है ये ट्रिक, ठीक है। पुसिंग मकबरा उधम 9 चीटेय। इसके अलावा हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, तो आद्य ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 BC तक पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक भी पढ़ेंगे। तो अभी जो प्रारंभिक काल हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे कंटिन्यू आगे। तो अगर मैं बात करूं, अगर प्रागैतिहासिक काल में ही बात करूं, ठीक है, तो हमने 4 काल देख लिए उसमें, पूर्व, मध्य, उत्तर और नव पाषाण काल, ठीक है। उसी में जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ये है कि पाषाण घेरे, उसी में पूछ देता है कि पाषाण घेरे कौन कौन सी जगह से मिला है। तो पाषाण घेरे की बात करूं तो हमें कहाँ कहाँ से मिला है उसके बारे में बताऊं तो पाषाण घेरे आपको बस्तर में मिल जाएंगे, बस्तर वाले क्षेत्र में पूरा, ठीक है। बस्तर में अगर मिल जाएंगे कोंडा गांव में, ठीक है, कांकेर में, बालोद में भी मिलता है कहीं कहीं पे। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जगह है बस्तर। बस्तर में आपको पाषाण घेरे मिल जाते हैं, ठीक है। बस्तर क्षेत्र के जो कांकेर जिला है, ठीक है, कांकेर जिला में और बस्तर से, ठीक है, लगभग 500 पाषाण घेरे मिले हैं, ठीक है। बस्तर से मिला है, एक्चुअल बस्तर वाले क्षेत्र है वहाँ पे 500 पाषाण घेरे आपको मिले हैं। पाषाण घेरे आपको कांकेर से भी मिले हैं, लेकिन जो बस्तर वाले क्षेत्र है वहाँ से 500 पाषाण घेरे आपको मिले हैं एक साथ, ठीक है। इसका जो खोज किया था कामले व एक मिस्र है, कामले व मिस्र उनको माना जाता है। कामले नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, कामले व मिस्र, ठीक है, मिस्र, ये 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, कामले व मिस्र। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इसके अलावा कहाँ कहाँ से पाषाण घेरे मिले हैं तो बस्तर कांकेर वाले क्षेत्र से हो गया, और दूसरा है कोंडा गांव से, कोंडा गांव से भी इसके जो है पाषाण घेरे मिले हैं। कोंडा गांव में एक जगह है गढ़ धनौरा करके, गढ़ धनौरा, उस जगह पे आपको पाषाण घेरे मिले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पाषाण घेरे और कहाँ से मिले हैं, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बालोद से, बालोद, ठीक है। बालोद जिला में करही भदर नामक जगह है, करही भदर और चिरचारी और सोरर, चिरचारी और सोरर, इन तीनों जगह से, करही भदर, चिरचारी और सोरर, ठीक है, इन 3 जगह से बालोद में भी पाषाण घेरे मिले हैं। पाषाण घेरे कुछ नहीं होता है, पत्थरों का ऐसा घेरा होता है, ठीक है। जब कोई मरता था तो लोग जो है पत्थर वहाँ पे ऐसे उनके लिए याद में बना देते थे, ठीक है। जैसे अभी प्लस का साइन बना के क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, ठीक है, वैसा। मृदभांड, मिट्टी के बर्तन कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन होता है, ये मिला है करका भाठा दुर्ग बालोद, ठीक है, जो करका भाठा है ना वहाँ से मिला है, और ये दुर्ग बालोद क्षेत्र में है। लोहारा, लोहारा वाला क्षेत्र में मिला है, ठीक है, ये भी दुर्ग बालोद क्षेत्र में है। लोहे गलाने के साक्ष्य भी जो मिले हैं यहीं पे, ठीक है। ये जो दोनों क्षेत्र है ना दुर्ग बालोद क्षेत्र में है, दुर्ग और बालोद जो जिला है ना वहाँ पे है करका भाठा और लोहारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोहे गलाने के भी साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मृदभांड भी मिले हैं, लोहे गलाने के साक्ष्य भी मिले हैं करका भाठा और लोहारा में। शैल चित्र आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो शैल चित्र की बात करूँ तो जो रायगढ़ की जितनी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से मिला है। जैसे कबरा पहाड़ी, कबरा पहाड़, ठीक है, ये रायगढ़ में है कबरा पहाड़, ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिंघनपुर, सिंघनपुर की गुफाओं में मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, ये भी रायगढ़ में है, वहाँ से मिले हैं। चितवा डूंगरी राजनांदगांव, चितवा ये डूंगरी पहाड़ी है, चितवा डूंगरी पहाड़ी है राजनांदगांव में, वहाँ से भी आपको आखेट करता मनुष्य, शिकार करता मनुष्य यानी कि उसका जो चित्र मिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कबर पहाड़ी में मिले हैं शैल चित्र। लौह युगीन स्तंभ की बात करूँ तो लौह युगीन स्तंभ जो मिला है वो मिला है बालोद में, कोंडा गाँव में, सरगुजा में। कहाँ कहाँ, बालोद, बालोद में कौन सी जगह, वही जगह जो हमने शुरू में पाषाण घेरे देखे, करही भदर, चिरचारी और सोरर, 3 जगह में आपको मिला है पाषाण घेरे। उसी तरह से लौह युगीन स्तंभ भी उसी जगह में मिला है, 3 जगह, ठीक है, बालोद का। कौन कौन सा, करही भदर, चिरचारी और सोरर। इसके अलावा हम बात करते हैं बालोद के अलावा कोंडा गाँव, तो कोंडा गाँव से भी मिला है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिला था पाषाण घेरे भी कोंडा गाँव में मिला है, और ये भी आपको कोंडा गाँव में मिला है, कोंडा गाँव, ठीक है। गढ़ धनौरा,
कोंडागांव का गर्धनौरा। इसके अलावा जो लौह युगीन स्तंभ मिले हैं वो है सरगुजा जो सरगुजा जिला है ना, वहाँ के जोगी मारा सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा और सीता बेंगरा की गुफा है ना, जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा या बेंगरा, सीता बेंगरा, इनकी गुफाओं में भी ये जो है साक्ष्य आपको मिल जाते हैं। क्या क्या? लौह युगीन स्तंभ के। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे, अगर मैं बात करूं, गुफा की बात कर रहे हैं तो हम बता देते हैं कि कौन सी गुफा सबसे प्राचीन है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा की बात करूं मैं तो सिंघनपुर की जो गुफा बार बार आ रहा है नाम ना, ये रायगढ़ में है। और ये जो सबसे प्राचीन है छत्तीसगढ़ में, सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा है जो हमारा सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की जो गुफा है ना छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में, वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन गुफा है। ये प्रश्न आ सकता है आपका कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है। सर्वाधिक प्राचीन कालीन साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला जो गुफा है, ऐसा पूछता है तो वह है कबरा की पहाड़ी। ठीक है, कबरा की पहाड़ी। ठीक है, कबरा की पहाड़ी वाला जो जगह है ना, कबरा की पहाड़ी, ठीक है, वहाँ पे सबसे जो है प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य। इसके अलावा सबसे लंबी गुफा कौन सा है तो रायगढ़ में है बोतलदा की गुफा, सबसे लंबा गुफा बोतलदा, बोतलदा की गुफा, ये भी रायगढ़ में है। और सबसे क्या है, सबसे लंबी गुफा है छत्तीसगढ़ की। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं तो मध्य पाषाण के साक्ष्य जैसे मैं बताया हूँ, कबरा की पहाड़ी रायगढ़ से मिला है। इसी तरह से कालीपुट, गढ़ चंदेला और गढ़ा घाट से भी मिला है। ठीक, कालीपुट वाली जगह से भी मिला है उसका साक्ष्य। ठीक है, ये 3 फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने। छत्तीसगढ़ की सबसे जो प्राचीन गुफा है वो है सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ी की गुफा जो है सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, और बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा है। ये 3 फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने देख लिया है, पहला स्लाइड में हमने देखा कि पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य सिंघनपुर की गुफाओं में, मध्य की कबरा पहाड़ी और उत्तर के जो है धनपुर बिलासपुर में, और नव पाषाण के चितवा डुंगरी, टेरम और अर्जुनी में मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो कि आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में यहीं पे हम बता देते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल जो है 2300 से 1750 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से ये चला था, उतना दिन तक चला था, 2300 से 1750 BC। ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक था, और इसका जो साक्ष्य है ना वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। ये जो आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं इसके साक्ष्य। ठीक है, भारत में मिलता है लेकिन छत्तीसगढ़ में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये भारत का इतिहास है, ना कि छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भी 2 भागों में उसको बांटा गया था। 1500 से 600 BC जो चला था टोटल काल, उसमें जो 1500 से 1000 BC था ना वो ऋग्वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का जो है वर्णन नहीं है। क्या नहीं है? वर्णन नहीं है छत्तीसगढ़ का। और उत्तर वैदिक काल में जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व थोड़ा सा वर्णन है। उसमें जो हमारे यहाँ जो नदी पाई जाती है, ठीक है, नर्मदा नदी और महानदी। ठीक है, तो नर्मदा को यहाँ पे जो है रेवा कहा जाता था। ठीक है, नर्मदा जो नदी है ना उसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, और उस समय जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही में था। ठीक है, अमरकंटक वाला इलाका, तो इसलिए जो नर्मदा को मान रहे हैं रेवा है, तो उसका थोड़ा सा वर्णन आ गया था उसमें। ठीक है, कहाँ पे है करके। ठीक है, तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम। कौन से ग्रंथ में मिला था ये जो जानकारी है? उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ था कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इस ग्रंथ में नर्मदा को जो है रेवा कहा गया था। तो ये उत्तर वैदिक काल में आपको थोड़ा सा साक्ष्य मिल जाता है। उतना इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक काल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक काल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा जो काल है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राजवंश आए, किन्होंने शासन किया, वो सब इसमें से धीरे धीरे हम देखते हैं। तो ऐतिहासिक काल में ही उत्तर वैदिक काल से पहले सबसे जो प्राचीन काल है हमारे छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पे रामायण काल को देखा जाता है। ठीक है, रामायण काल ये भी जो है प्रागैतिहासिक काल के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, इनके अंदर में नहीं आता है, क्योंकि रामायण जो है बहुत प्राचीन काल है, लगभग कई लाख वर्ष पुराना है। क्योंकि जो रामायण है ना वो आपका
कौन से युग में आया था, त्रेता या द्वापर या सतयुग, ठीक है। तो जो हमारा रामायण है ना वो त्रेता युग में आया था, त्रेता युग में, ठीक है। उसके बाद द्वापर में क्या आया था, जो कृष्ण भगवान वाला महाभारत है ना वो द्वापर युग में आया था, ठीक है। इसके अलावा जो अभी जो चल रहा है वो है कलयुग, कल युग, और उससे सबसे जो पहले आया था ना सतयुग आया था, ठीक है, सतयुग। तो ये जो कलयुग है ना उसका जो काल है वो कितने दिन है, द्वापर का कितना है और त्रेता का कितना है, इसको भी बता देता हूँ एक फैक्ट के रूप में, आपको याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। देखिए ये इससे दुगना है, कलयुग से दुगना द्वापर है, द्वापर से अगर हम बात करें ज़्यादा तो ये त्रेता है, त्रेता से ज़्यादा हम बात करें सतयुग है। तो इसका जो है ना काल 4,32,000 साल तक चलेगा, 4,32,000 साल तक कलयुग चलेगा। उसके अलावा जो 8,64,000 तक हमारा ये जो चला था द्वापर चला था, उससे पहले 16 लाख यानी कि 17,64,000 दूनी 100 क्या होता है 28, ठीक है। तो 64 दूनी 128, तो 17,28,000 साल तक ये चला था। अब इसका इससे जो आगे चला था ये चला था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कलयुग चला था 4,32,000, उससे दुगना चला था ये, उससे दुगना चला था ये, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सतयुग में कोई भगवान नहीं आए थे, त्रेता में हमारे रामायण काल आया है, द्वापर में कृष्ण यानी महाभारत काल, और कलयुग में अभी जो चल रहा है वो वर्तमान में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है द्वापर युग का और त्रेता युग का। तो 17,28,000 वर्ष पुराना जो है ये इतिहास है, ठीक है। और उसका जो साक्ष्य आपको मिलता है त्रेता युग का साक्ष्य आपको जो पंबन द्वीप में बना हुआ है ना सेतु राम ब्रिज, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके साक्ष्य। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामायण काल के बारे में। तो रामायण काल, ठीक है, उसी का भी चर्चा जो है छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, श्री राम वन गमन मार्ग, ठीक है। तो श्री राम भगवान की इतना मान्यता है कि उनके नाम पे राम वन गमन पथ मार्ग भी चल रहा है, ठीक है। पूरा सुकमा के कोंटा तक जाने वाला है, कोरिया से चालू होके, ठीक है। कहाँ से भगवान आए और किस किस जगह गए उनके सब के बारे में पूरे डिटेल में, उनका मंदिर बन रहा है, राम वन गमन पथ मार्ग बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन आता है कि नहीं इस बार। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के बारे में रामायण काल में, ठीक है, इनके साक्ष्य मिलते थे या नहीं देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ को उस समय क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल कहा जाता था, मतलब साक्ष्य तो मिलते हैं, ठीक है। अब ये दक्षिण कौशल कहा जाता था, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसी को दक्षिण कौशल कहा जाता था। देखिए इसकी जो भाषा थी सबसे प्राचीन वो कोसली थी, और सबसे प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ की है कोसली, ठीक है। उसको भी आपको याद रखना है साथ में, ठीक है। भानुवंत की जो पुत्री कौशल्या है, ठीक है, वो कहाँ के राजा थे, भानुवंत। भानुवंत जो राजा थे ना वो दक्षिण कौशल के राजा थे। दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुवंत, उनकी जो पुत्री थी कौशल्या, उनका जो विवाह होता है वो उत्तर कौशल के जो राजा थे दशरथ, उनसे हो जाता है, ठीक है। जो कौशल्या जी थी उनका जो विवाह है उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए उसको कहा जाता है दक्षिण कौशल उत्तर कौशल। उस समय राजा दशरथ थे उत्तर कौशल के और भानुवंत थे दक्षिण कौशल के, इसलिए इसका साक्ष्य हमें मिलता है छत्तीसगढ़ का। और कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं रामायण काल के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। गुफा, गुफा जो मिलता है सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये सरगुजा जिले में मिलता है, ठीक है। वहाँ पे जो है रामायण काल के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसके अलावा रायगढ़ में है राम झरना, उसमें भी आपको एक स्टोरी पता चलेगी कि जो जब सीता जी को नहाना था, स्नान करना था, तो उस समय जो है राम जी देखे इधर उधर तो पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पहाड़ को काट कर सीधा एक ही बाण में मार कर जो है राम झरने का निर्माण कर दिया था। अभी भी वर्तमान में राम झरना है, ठीक है। खरौद जिला, जांजगीर चांपा जिले में एक जगह है खरौद, वहाँ पे खर और दूषण का वध श्री राम जी ने किया था। देखिए खर दूषण कौन थे, तो खर दूषण दो राक्षस थे, शूर्पणखा के भाई थे ये दोनों, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सब जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। तो खरौद जांजगीर चांपा में खर दूषण का वध श्री राम जी ने किया था, ये शूर्पणखा के भाई थे, ठीक है। शूर्पणखा ने जब राम जी को परेशान किया, सताया, तो लक्ष्मण जी ने उनका जो है नाक काट दिया, ठीक है। तो खर दूषण को उसने बुला लिया था। फिर यहाँ से जो है रामायण का आगे स्टोरी चल जाता है, फिर बाद में रावण का वध होता है, ठीक है। ये सब बातें चलती हैं, ठीक है। सूर्य नारायण में आपके सबरी के जूठे बेर इन्होंने खाया था, उसका भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। पंचवटी जो कांकेर में है,
वहाँ पे सीता हरण हुआ था। सीता माता का जो है हरण रावण ने किया था। पंचवटी जो कांकेर में है, पंचवटी पहाड़ है, ठीक है, वहाँ कांकेर में है, वहाँ पे सीता हरण हुआ था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। वाल्मीकि जो रामायण था, ठीक है, जिन्होंने वाल्मीकि ने लिखा था रामायण, ठीक है, उसका जो आश्रम है तुरतुरिया आश्रम, ठीक है, वो महासमुंद में है, अभी भी है, ठीक है, तो उसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। और वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया आश्रम में ही जो लव कुश का जन्म होता है, लव कुश को जन्म दिया था सीता माता ने, ठीक है, जब राम जी ने जो है उनको निकाल दिया था, ठीक है, कुछ कारणवश था, जनता को जो है जनता के लिए उनको बाहर कर दिया था, ठीक है, तब वे जो है वाल्मीकि आश्रम में, तुरतुरिया आश्रम में जाती हैं, छत्तीसगढ़ में ही लव कुश को वहाँ पे जन्म देती हैं, ठीक है। दंडकारण्य बस्तर वाला क्षेत्र में, दंडकारण्य बस्तर वाला क्षेत्र जो है ना, पहले बस्तर वाले क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था, ये आपको फैक्ट याद रखना है। दूसरा, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में जो है श्री राम जी आए थे। वनगमन जब पथ आप मार्ग देखेंगे तो सुकमा वाला जो क्षेत्र है, इधर बस्तर वाला क्षेत्र है, दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे उनके जो है अलग अलग मंदिर आपको मिल जाएंगे। सिहावा, अगर हम बात करें सिहावा पर्वत जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ भी आपको जो रामायण काल के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो प्रमुख योजना चल रही है श्री राम वन गमन मार्ग, तो आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो कोरिया जिले से चालू हो रहा है, ठीक है, और सबसे जो प्रमुख उद्घाटन हुआ इसका कहाँ पे हुआ है, तो रायपुर के जो चंद्रखुरी है ना, माता कौशल्या, ठीक है, ये माता कौशल्या है जो भानुवंत की पुत्री थी और श्री राम जी की माँ थी। उन्हीं के जो मंदिर है ना चंद्रखुरी में, रायपुर में, वहाँ से ये जो वन गमन पथ मार्ग है उसका जो है शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने किया। और अभी जो है वर्तमान में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रोड बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं रामायण काल के बारे में, सॉरी महाभारत काल के बारे में। रामायण काल हो चुका है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो प्राक कौशल कहा जाता था, ठीक है। रामायण काल में दक्षिण कौशल और महाभारत काल में प्राक कौशल। ये द्वापर युग की बात कर रहा हूँ मैं, द्वापर युग में जो है महाभारत काल आया था, ठीक है, और ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 8 लाख वर्ष पुराना बात है ये। 4,32,000 कलयुग था, 8 लाख कुछ जो है द्वापर चला था और उसके अंत में जो है महाभारत हुआ था, ठीक है। तो ये जो है बहुत पुराना काल है महाभारत काल। प्राक कौशल छत्तीसगढ़ काल में इस काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, प्राक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राक कौशल को सहदेव ने जीता था। किसने जीता था, सहदेव ने जीता था प्राक कौशल को उस समय, ठीक है। और महाभारत काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, कांतार कहा जाता था, ठीक है। बस्तर को क्या कहा जाता था, कांतार कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगर रामायण काल में बात करें बस्तर को क्या कहा जाता था, तो दंडकारण्य कहा जाता था, जबकि महाभारत काल में बस्तर को क्या कहा जाता था, कांतार कहा जाता था, और छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल। इसी जो काल में ना, इसी काल में सिरपुर को चित्रांगतपुर कहते थे, सिरपुर को क्या कहते थे, चित्रांगतपुर कहा जाता था। और राजा भब्रुवाहन की राजधानी थी ये, किसकी राजधानी थी, राजा भब्रुवाहन, ठीक है। राजा ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी, जो वर्तमान में क्या है, रतनपुर, ठीक है। तो रतनपुर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मणिपुर कहा जाता था। इसी तरह से सिरपुर को चित्रांगतपुर कहा जाता था, बस्तर को कांतार कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था। मोरध्वज की राजधानी क्या थी, आरंग या भाणेर, ठीक है, आरंग थी, ठीक, अभी वर्तमान में आरंग है, उस समय भाणेर था इसका नाम, ठीक है। मोरध्वज और ताम्रध्वज की जो कहानी है वो एक बार आप जरूर पढ़ें, ठीक है। गुंजी प्राचीन नाम, गुंजी का जो प्राचीन नाम है वो दमाऊ दरहा, ये आया हुआ प्रश्न है, बार बार आया हुआ प्रश्न है। गुंजी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है करके, तो दमाऊ दरहा था, ठीक है, प्राचीन नाम, ठीक, गुंजी का। या इसके अलावा जो है यहाँ पर ऋषभ देव जो जैन धर्म का आश्रम है, ठीक है, यहीं पर है, कहाँ पे है, गुंजी दमाऊ दरहा में, ठीक है। बांस गीत शोक गीत है, राउत जाति लोग गाते हैं, उसमें जो है मोरध्वज और ताम्रध्वज का जो है वर्णन आपको मिलता है। जो बांस गीत है ना, शोक गीत है, और ये राउत लोग गाते हैं, ठीक है, बांस गीत, और उसमें जो है मोरध्वज और ताम्रध्वज का वर्णन आपको मिल जाता है, ठीक है। जितना हम महाभारत काल के बारे में पढ़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अक्सर नाम को पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है पता है आपको, कि रतनपुर का नाम क्या था महाभारत काल में, ठीक है, बस्तर का नाम क्या था महाभारत काल में, छत्तीसगढ़ का नाम क्या था महाभारत काल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं बौद्ध धर्म आया उसके बाद।
बौद्ध धर्म भी बहुत पुराना धर्म है, ठीक है। ये लगभग 639 बीसी के आसपास का धर्म है, बहुत पुराना है। उससे भी पहले, उस समय तो ह्वेनसांग आया था, ठीक है, उससे पहले भी बौद्ध धर्म आ चुका था, ठीक है, 500 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है, 500 ईस्वी में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे, छत्तीसगढ़ में आए थे, उसका वर्णन है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अवदान शतक इसका बहुत ही प्राचीन और अच्छा ग्रंथ है, अवदान शतक, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है दक्षिण कौशल की यात्रा पर आए थे, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था 639 बीसी पूर्व, और सीयू की रचना की थी उन्होंने, ठीक है। सीयू की रचना में उल्लेख मिलता है कि जो है गौतम बुद्ध भी दक्षिण कौशल आए थे करके, ठीक है। बुद्ध ने 3 माह दक्षिण कौशल में बिताए थे, ठीक है। पहली शताब्दी में जो है बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन भी सिरपुर आए थे, जो पहली शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक थे ना नागार्जुन, वो भी सिरपुर आए थे, उन्होंने लिखा था, किसने लिखा था, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा है। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक आनंद प्रभु ने सिरपुर की स्वास्तिक विहार का निर्माण करवाया था। जो आनंद प्रभु थे ना बौद्ध धर्म के, उन्होंने जो है सिरपुर में एक स्वास्तिक विहार बनवाया था। स्वास्तिक विहार, बौद्ध विहार, विहार यानी क्या होता है, एक मंदिर टाइप का होता है उन लोग का, ठीक है, उसका निर्माण कराया था। बौद्ध विहार, आनंदपुरी विहार, ठीक है, बौद्ध विहार और आनंदपुरी विहार 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था प्रभु आनंद द्वारा, ठीक है। इन्होंने बनवाया था बौद्ध विहार भी और आनंदपुरी विहार भी। बोधापाल कोंडागांव में जो है उसके साक्ष्य बौद्ध धर्म का है, ठीक है। बोधापाल जो जगह है कोंडागांव में, वहाँ भी जो है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। रचना सीयूकी में जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया था, तो किया सलो कहा गया था, तो इसलिए जो है छत्तीसगढ़ का साक्ष्य बौद्ध धर्म में मिलता है, ठीक है। तो चीनी लोग यहाँ पे आए थे और बौद्ध धर्म को अपना के अपने यहाँ ले गए थे फिर, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ को उस समय किया सलो कहते थे इस एरिया को, छत्तीसगढ़ वाले एरिया को। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दर्शन शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। बौद्ध के दर्शन क्या है, निर्माण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे, ठीक है। तो उसको जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, भारत के इतिहास में जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वो सब एरिया जो है आपका कवर होता है, ठीक है, वो भारत के इतिहास में आता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका जो साक्ष्य मिलता है, गौतम बुद्ध आए थे कि नहीं, ठीक है, कब आए थे और कौन कौन आए थे, कहाँ कहाँ उसका साक्ष्य है, जैसे आनंदपुरी विहार और बौद्ध विहार कहाँ पे है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। जो बोधापाल है वो कहाँ पे है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें, और कुछ नहीं इसमें से आता है, ठीक। अगला चलते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में देखिए इसकी जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा इसका जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है। जैसे बौद्ध धर्म का अवदान शतक था, वैसे ही इसका धार्मिक ग्रंथ है भगवती सूत्र है, ठीक है। जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के जो साक्ष्य है पेंड्रा, मल्हार और बिलासपुर में मिलता है। ये जो महावीर थे ना वो 24वें तीर्थंकर थे, कौन से थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। इनकी जो जानकारी है ना रायपुर और आरंग से मिलती है। रायपुर और आरंग वाला जो क्षेत्र है जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ की जानकारी दुर्ग और नगपुरा वाला क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। शक्तिनाथ जो 16वें नंबर के थे वो भाटागुड़ा बस्तर वाले क्षेत्र में भी आए थे। गुंजी, दमऊ, दरहा, जांजगीर चांपा में भी ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार जो कुंजी गमन जी, ठीक है, इनका जानकारी मिलता है। गुंजी, दमऊ, दरहा में जांजगीर चांपा में ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, वे आए थे, इनका भी जानकारी मिलता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ये जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और इसके अलावा जो ऋषभदेव प्रथम है ना वो आपके गुंजी, दमाऊ, दरहा में आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो जानकारी मिलती है कहाँ कहाँ से मिलता है, महावीर के स्वामी के बारे में रायपुर और आरंग से मिलता है। पार्श्वनाथ की जानकारी जो मिलता है दुर्ग और नागपुरा से मिलता है। शक्तिनाथ जो 16वें थे उनकी जानकारी भाटागुड़ा बस्तर से मिलता है, ठीक है। तो प्राप्त मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई इनको भी देख लेते हैं। तो ऋषभदेव की जो मूर्ति प्राप्त हुई है मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। देखिए जो मूर्ति मिलता है उसी के आधार पर जो है इतिहास लिखा जाता है। तो ऋषभदेव की जो मूर्ति मिली है मल्हार बिलासपुर से मिला है, इसलिए हम मान सकते हैं कि जैन धर्म कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में था पहले। पार्श्वनाथ की जानकारी राजिम से मिलता है, नगपुरा दुर्ग से मिलता है। महावीर स्वामी की जानकारी आरंग और रायपुर से मिलता है। आरंग जो है महानदी के किनारे है, रायपुर ठीक है खारून नदी किनारे है, ठीक है। और इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है और मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हुई है। तो इतना हो गया जैन धर्म के बारे में।
इसके अलावा हम बात करते हैं अगर, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम टोटल बात करें तो एक बार रुक जाइए। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, तो महाजनपद काल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से काल हुए, ठीक है, महाजनपद काल में, ठीक है, और क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में हम पूरा देखेंगे। महाजनपद काल के बारे में देखने के बाद हम मौर्य काल, सातवाहन काल, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आप टेंशन ना लें, इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा पोर्शन आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आप निश्चिंत हो कि इसको पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आता है दोबारा देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो महाजनपद कितने थे, तो देखिए 16 महाजनपद थे उस समय, 16 महाजनपद। उसमें से जो महाजनपद था वो एक हमारा चेदी महाजनपद था और एक था हमारा जो दक्षिण कौशल वाला महाजनपद था, ये यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे आसपास वाला जो क्षेत्र है हमारा, ठीक है, चेदी महाजनपद और जो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल महाजनपद, ठीक है। तो जो महाजनपद है उस समय चेदी कहा जाता था इस क्षेत्र को, ठीक। 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र कोंसल चेदी महाजनपद कहा जाता था। कोंसल जो महाजनपद था और चेदी महाजनपद, छत्तीसगढ़ को उस समय चेदीसगढ़ कहा जाता था, छत्तीसगढ़ को उस समय चेदीसगढ़ कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी शक्तिमती थी बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्र एमपी में, यहाँ पे आसपास है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड बघेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड वाले जो पठार है ना, उसमें जो है शक्तिमती एक जगह है, वहाँ पे इसकी राजधानी थी चेदीसगढ़ की, ठीक है। चेदी महाजनपद के अंदर में आता था छत्तीसगढ़ और इसे चेदीसगढ़ भी कहा जाता था, ठीक है। कौशल वौशल बाद में पहले कहते थे और बाद में जो है जब महाजनपद बने तो चेदी महाजनपद के अंदर में छत्तीसगढ़ आता था। इसको आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में। तो महाजनपद काल 6वीं शताब्दी में था, ये इसको याद रखना है। 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी यानी कि आपका 500 से लेकर 600 के बीच में, ठीक है। राजधानी और मौर्य काल, अब अगला हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल के बारे में, ठीक है। तो मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व चला, ठीक है, 322 से 185 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व के बाद से ही जो सन हमारा चालू हुआ है ना, अभी 1900 से जितना भी चल रहा है आगे, वो सब जो है आपका पहले जीरो होगा ये, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब इससे पहले जो हुआ 185 यहाँ पे आएगा करीब, 322 यहाँ पे आएगा करीब, ठीक है। और इसके बाद जो है 1900 से इधर चल रहा है अभी 2020, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। तो ये देखिए आप, मौर्य काल जो है 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था मौर्य काल। मौर्य काल की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसमें जो है आहत मुद्राएं कहाँ से मिला है, तारापुर से मिला है, ठीक है। आहत मुद्राएं कहाँ से मिला है, तारापुर से। ये पूछा जाता है कि मौर्य काल की जो आहत मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन रहेगा तारापुर, रायपुर, ये सब। तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा तारापुर। पंचमार सिक्के, पंचमार सिक्के कहाँ से मिला है, तो रायपुर उड़ेला से मिला है, ठीक है। उड़ेला नामक एक जगह रायपुर में, वहाँ से पंचमार सिक्के। देखिए आहत मुद्राएं अलग है, पंचमार सिक्के अलग है, दोनों को पूछा जाता है। आहत मुद्राएं तारापुर से मिला है, जबकि पंचमार सिक्के जो है उड़ेला रायपुर से मिला है। सिक्के अकलतरा से भी मिले हैं, बिलासपुर है वाला क्षेत्र, और ठठारी जांजगीर चांपा से भी मिला है, बारग और रायगढ़ से भी मिला है। सिंपल सिंपल सिक्के मिले हैं, ठीक है। सम्राट अशोक के जो साक्ष्य हैं वो सीता बेंगरा की गुफाएं, सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है जो कि उसके प्रवेश द्वार पर मिला है। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई लेख मिला है, ठीक है। जो सीता बेंगरा है ना, ऐसी गुफा है और सामने में जो है लेख लिखे मिले हुए हैं, ठीक है। गुफा है तो बड़ा सा ऐसा पत्थर में बना होता है ना भाई, तो जो सामने सामने में लिखा हुआ पाली भाषा में लिखा है और ब्राह्मी लिपि में लेखन, जो कि किसकी हमको साक्ष्य प्रदान करते हैं, सम्राट अशोक की, वो मिला हुआ है। फेन सॉन्ग सियुकी में मौर्य काल की जानकारी, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सोम वंश के जो थे, पांडु वंश के, उनके काल में भी आया था ये, ठीक है। तो फेन सॉन्ग जब आया था, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में आया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म उस समय चरम सीमा पर था, उस समय आया था। तो हेन सॉन्ग के समय में जो सियुकी की उसने रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा था, ठीक है, उसमें भी उसने बताया है कि जो जानकारी है सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है, उसने लिखा था। और ये जो आया था ना छत्तीसगढ़ में अभी, जब उस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो राज चल रहा था छत्तीसगढ़ में, वो कौन से वंश के थे, तो वो सोम या पांडु वंश के थे, ठीक है। सोम वंश को ही पांडु वंश कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो मौर्य काल में आपको फैक्ट क्या रखना है याद, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है सीता बेंगरा की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है उसको याद रखना है। और पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मौर्य काल की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, इसको याद रखना है। और ये पूछा जाता है सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं करके, ठीक है। तो आहत मुद्राएं तारापुर से, पंचमार सिक्के उड़ेला रायपुर से, और सिक्के सिंपल सिंपल अकलतरा, ठठारी और जांजगीर चांपा से, ठीक है।
अकलतरा, ठठारी, जांजगीर चांपा। अकलतरा कहाँ पे, बिलासपुर में है, और बारगांव कहाँ पे है, रायगढ़ में है, यहाँ से मिला है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद हो गया होगा। और देखिए लाइन बार से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, महाजनपद काल, महाजनपद काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है मौसा कुमे वागु, ऐसे मौसा, ठीक है, मे मौसा, ठीक है, म मौसा, कुमे वागु, कुमे वागु। तो मौ से हो जाएगा मौर्य काल, फिर हम पढ़ेंगे सातवाहन, फिर कुषाण वंश, फिर मेघ वंश, फिर वाकाटक वंश, फिर गुप्त वंश। इन सब के बारे में ऐसे लाइन बार से हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मौसा, तो सा से आएगा भैया सातवाहन काल। 72 से 200 बीसी पूर्व जो है ना, ये जो था सातवाहन काल था। इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन थी। ये कहाँ वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, प्रतिष्ठान पैठन, वो वाला जो है सातवाहन काल था, 72 से 200 बीसी पूर्व। देखिए अब बीसी, ठीक है, 72 से 200 बीसी के आसपास था। ठीक है, सातवाहन वंश के जो शासक, प्रतिष्ठान पैठन महाराष्ट्र का भाग था, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये वाला फैक्ट, महाराष्ट्र का भाग था। सातवाहन वंश के जो शासक, अपिलक की मुद्रा कहाँ कहाँ से मिली है, तो बालगिर जो जांजगीर चांपा है वहाँ से जो है राजा पिलक की मुद्रा मिली है, मल्हार से मिला है, बिलासपुर से मिला है। ठीक है, तो राजा पिलक की मुद्रा बालपुर, जांजगीर चांपा, मल्हार, बिलासपुर से मिला है। चकरबेड़ा, बिलासपुर से रोमकालीन सिक्के मिले हैं। और राजा वरदत्त की जानकारी कहाँ से मिला है, गुंजी जो अभिलेख है ना, शक्ति, जांजगीर चांपा, गुंजी दमाऊ दरहा, ठीक है, और शक्ति जांजगीर चांपा से मिले हैं। कुमार वरदश्री, राजा वरदश्री की जानकारी। अन्य स्थल, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ, किरारी का काष्ठ स्तंभ जो बहुत ही प्रसिद्ध है जांजगीर चांपा। जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है ना, अभी भी रायपुर के जो एक संग्रहालय है जिसका नाम है गुरु घासीदास संग्रहालय, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसका जो किराए का कास्ट सिस्टम है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका म्यूज़ियम होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको रख दिया जाता है, जो प्राचीन साक्ष्य उनको, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लोकायुक्त प्रतिमा और मिट्टी के मुहर कहाँ से मिला है, तो बूढ़ी खार, मल्हार, बिलासपुर में मिला है लोकायुक्त प्रतिमा और मिट्टी के मुहर, जिसमें वरदश्री का वर्णन है उसमें। ठीक है, इतिहासकार ने सातवाहन शासक इसको कहा है। सातवाहन वंश की जो रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं वो चकरबेड़ा, बिलासपुर से मिला है। चकरबेड़ा, बिलासपुर में स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं रोमकालीन, जो कि सातवाहन काल की हैं। ठीक है, सातवाहन वंश ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम का निर्माण कराया था। ये संघाराम क्या था, बौद्ध भिक्षुकों के लिए जो है घर बना दिया जाता था। ये 5 मंजिला था, सबसे बड़ा संघाराम का निर्माण कराया था इन्होंने। ठीक है, सातवाहन काल नहीं कर, सातवाहन वंश नहीं कराया था इसका निर्माण, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा जानकारी नहीं मिलता है कौन करवाया था, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल जाता है इसमें। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है कि सातवाहन काल में कराया गया था इसका निर्माण। इसके अलावा हम आगे देखें तो सातवाहन काल के बाद क्या आएगा, कुषाण वंश, मौसा कुमे, तो कु से कुषाण वंश, उसके बाद मेघ वंश आएगा। ठीक है, तो देखिए कुषाण वंश में क्या होता है, कुषाण वंश में जो शासन था वो प्रथम ईस्वी में चला। अब प्रथम ईस्वी मतलब अब जो है बीसी वसी नहीं लिखाएगा, बिफोर क्राइस्ट नहीं लिखाएगा, आफ्टर क्राइस्ट लिखाएगा। ठीक है, तो प्रथम ईस्वी लिखते हैं उसको, आफ्टर क्राइस्ट को ईस्वी लिखते हैं, और बीसी को क्या कहते हैं, ईस्वी पूर्व लिखते हैं। ठीक है, अब जितना भी काल है ना वो ईस्वी में चलेगा। प्रथम ईस्वी में क्या था, शासन की अवधि इसकी प्रथम ईस्वी थी कुषाण वंश की। पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो कुषाण कालीन जो तांबे के सिक्के हैं वो आपको बिलासपुर से मिलता है, बिलासपुर से इसके तांबे के सिक्के मिलते हैं कुषाण काल के। इसके अलावा रायगढ़ के खरसिया के तेलीकोट से पुरातत्वविद डॉक्टर डी के शाह के कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, डी के शाह को कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। स्वर्ण सिक्के तेलीकोट रायगढ़ से मिलता है। इसमें 3 फैक्ट आपको याद रखना है, प्रथम ईस्वी था उस समय शासन एक, तो दूसरा कुषाणकालीन जो तांबे के सिक्के हैं वो बिलासपुर से मिला है, और स्वर्ण सिक्के आपको मिला है तेलीकोट रायगढ़ से। इतना आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, इससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये कुषाण वंश, इसके बारे में पूरा डिटेल में ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, तेलीकोट रायगढ़ से, और तांबे के सिक्के जो कुषाण वंश के हैं वो बिलासपुर से मिला है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। मेघवंश, मेघवंश सातवाहन वंश के बाद जो है आपका गुप्त वंश से पहले मेघवंश शासन आया था। सातवाहन वंश के बाद और गुप्त वंश से पहले जो है आपका मेघवंश आया था, और मेघवंश में 2 राजा थे, शिवमेघ, यममेघ। इन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छे से काम नहीं किया होगा और ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया होगा, और इनकी जो है साक्ष्य भी उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन इतना मिलता है कि शिवमेघ और यममेघ 2 राजा थे इनमें। ठीक है,
तो जो साक्ष्य मिलता है उन्हीं के आधार पर जो है इतिहास बनाया जाता है। तो उसको जो है साक्ष्य हमको उसमें नहीं मिले थे। वाकाटक वंश आता है फिर, ठीक है। मौसक में वागु, वा से आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की जो प्रथम राजधानी थी नंदीवर्धन थी, नागपुर। नंदीवर्धन नागपुर वाला क्षेत्र को कहते थे उस समय। इस वंश के जो शासक थे जिन्होंने दक्षिण कौशल का अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। प्रवर सेन जो प्रथम थे उन्होंने फिर शासन प्रारंभ किया था यहाँ पे, ठीक है। इस काल के जो शासक जिनका मैकल और मालवा क्षेत्र पर होने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। मैकल श्रेणी कवर्धा के आसपास और मालवा क्षेत्र, ठीक है, मालवा का पठार के आसपास। तो ये क्षेत्र में भी आपका जो है वाकाटक वंश थे, इसका साक्ष्य मिलता है। बालाघाट के ताम्र लेख, बालाघाट के ताम्र लेख से महेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय का संघर्ष होता रहा, इसकी भी जानकारी मिलती है। महेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, ठीक है, द्वितीय संघर्ष, पृथ्वी सेन द्वितीय है उसका संघर्ष होता था, ठीक है। नल वंश से थे ये, ठीक है, नल वंश के थे। वाकाटक वंश, नल वंश, ठीक है। यहाँ पे जो है शासन जब चल रहा था वाकाटक वंश का, तो वहाँ पे नल वंश था और वाकाटक वंश था और एक वंश और था गुप्त वंश। इन तीनों का संघर्ष चल रहा था, ठीक है। तो उनकी जानकारी भी इससे मिलती है। इस वंश का अंत किया त्रिपुरी जबलपुर के कलचुरी वंश के शासक ने, ठीक है। त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश के शासक हैं उन्होंने इस वंश का जो है अंत कर दिया था, वाकाटक वंश का। और वाकाटक शासक जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, ठीक है, उसको समाप्त कर गुप्तों ने गुप्त वंश की भी स्थापना की थी यहाँ पे, ठीक है। इसको वाकाटक को समाप्त कर गुप्तों ने गुप्त वंश की स्थापना की, ठीक है। वाकाटक, गुप्त और नल ये तीनों एक साथ थे। साथ में कलचुरी भी कई जगह शासन करता था। तो तीनों चारों के बीच में संघर्ष चलते रहता था, ठीक है। संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे, कौन राजा आया, कौन मारा, कौन गया, इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहले प्रमुख शासक कौन कौन से हुए इसमें। जो वाकाटक वंश है ना उसमें जो प्रमुख शासक हुए, ठीक है, इनकी राजधानी तो मैंने बता दिया नंदीवर्धन नागपुर थी। और इसमें जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन से थे, तो देखिए महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन और हरि सेन। ये जो हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 राजा इस काल में हुए। इसका नाम है आपका वाकाटक वंश, ठीक है। वाकाटक वंश में से जो सबसे पहला राजा हुआ वो महेंद्र सेन हुआ, ठीक है। महेंद्र सेन ने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महेंद्र सेन वाकाटक मांडलिक महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में हराया था, इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। देखिए जो महेंद्र सेन था वाकाटक वंश का, उसको जो है किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान। और इसकी जानकारी जो कहाँ से मिलती है, हरि सेन के द्वारा जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उससे इसकी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए गुप्त वंश का कौन सा था, समुद्रगुप्त, और ये जो वाकाटक वंश का था महेंद्र सेन। इनके बीच में संघर्ष हुआ और जो समुद्रगुप्त है वो विजयी हुआ, ऐसा याद रख सकते हैं आप। दूसरा आया इसमें रुद्रसेन। रुद्रसेन जब आया ना द्वितीय, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री जो जिसका नाम था प्रभावती, उससे जो है उसका विवाह हो जाता है। रुद्रसेन जो आया उसका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, ठीक है, जिसका नाम प्रभावती है, उससे विवाह हो जाता है, इसकी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो ये भी गुप्त वंश का था और ये जो है वाकाटक वंश का था, दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। चंद्रगुप्त बहुत लालची था, ये द्वितीय था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चाहता था कि जो है बेटी का शादी करा दूंगा और वाकाटक वंश को हड़प लूँगा। और इनका तो है इनकी चंद्रगुप्त तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो वाकाटक वंश को गुप्तों ने फिर अटैक कर लिया, अपने में एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सफल नहीं हुआ पर उसके जो आने वाली पीढ़ी है वो सफल हो गए। प्रवर सेन, इसके आश्रय में महाकवि जो कालिदास हैं वो किसके आश्रम में थे, तो प्रवर सेन के आश्रय में महाकवि कालिदास थे, कुछ समय व्यतीत किया उन्होंने। और कालिदास ने सरगुजा के जो रामगढ़ में जो पहाड़ी है वहाँ पे मेघदूत की जो रचना है वो की थी। छत्तीसगढ़ में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था मेघदूत की, और मेघदूत की रचना किसने की थी, तो महाकवि कालिदास ने की थी। कहाँ पे की थी, रामगढ़ की पहाड़ियों में की थी। और छत्तीसगढ़ में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने इसके बाद में किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है सरगुजा को स्वर्ग का द्वार, क्या कहा है, सरगुजा का स्वर्ग का द्वार का है, क्योंकि वहाँ पे जो है पेड़ पौधे हरियाली इतना मस्त जगह है, तो उसको निश्चित रूप से स्वर्ग का द्वार कहा जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र सेन आए। नरेंद्र सेन नलवंशी शासक भौदत्त ने इन्हें पराजित किया। देखिए जो नलवंशी के जो शासक थे, देखिए मैंने बताया था ना, गुप्त वंश, नल वंश और वाकाटक वंश, और साथ में आपका कलचुरी वंश,
इन सब का संघर्ष चलते रहता था। तो ये जो नल वंश जो शासक था ना, उसने नरेंद्र सेन को हराया, जिसका नाम था भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, और इसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन, नरेंद्र सेन की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन, उसको तहस नहस कर दिया था। नंदीवर्धन यानी नागपुर, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र अभी फिलहाल, ठीक है। जो महाराष्ट्र है वहाँ पे नागपुर को उसकी न्यायधानी कहा जाता है भैया, ठीक है, जैसे बिलासपुर हमारा छत्तीसगढ़ में है। तहस नहस कर दिया। रिद्धिपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है, नरेंद्र सेन को पराजित करके भवदत्त वर्मन ने नंदीवर्धन को तहस नहस किया, इसकी जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिद्धिपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीसेन आया। पृथ्वीसेन ने नलवंशी जो राजा है भवदत्त वर्मन की जो पुत्र है, अब देखिए भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया। अब नरेंद्र सेन का जो बेटा है ना, वो पृथ्वीसेन बनकर आया, ठीक है। अब भवदत्त वर्मन का जो बेटा है वो अर्थपति भट्टारक था। अर्थपति भट्टारक को कौन हराता है, पृथ्वी। जो हिंदी वाला अर्थ है पृथ्वी है, वो अर्थ को हरा देता है अंग्रेजी वाले को, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को हरा दिया। पृथ्वीसेन था वकाटक वंश का और अर्थपति भट्टारक था नल वंश का, ठीक है। तो उसको हरा देता है और अपने पिताजी के अपमान का बदला लेता है। और उसकी जो राजधानी थी ना पुष्करी, जो नल वंश की जो राजधानी थी वो पुष्करी थी, उसको तहस नहस कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में शासक आता है वो हरिसेन आता है। जब वकाटक वंश जो है नष्ट होने के कगार पे आ गया, ठीक है, कुछ कारणवश, तो वत्स गुलाम वंश ने वकाटक वंश के यहाँ पे आकर शासन किया कुछ समय तक। उसके बाद जो है फिर गुप्त वंश थे, उन्होंने फिर वकाटक वंश को क्या है अपने में सम्मिलित कर लिया, और इस तरह से पूरा जो वकाटक वंश फिर समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो है लोगों को क्या प्रॉब्लम जाता है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ। देखिए लोगों को प्रॉब्लम जाता है जो राजा है ना उनका नाम याद करने में, ठीक है। महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन, हरिसेन। इसका एक बेस्ट ट्रिक ये है, देखिए जो शुरू का अक्षर लिख लीजिए और ये बन जाता है इस तरह से फिर, ठीक है, मरु प्रण पृथ्वी हरि, ठीक है। तो म से होता है महेंद्र सेन, रु से होता है रुद्र सेन, प्र से होता है प्रवर सेन, न से होता है नरेंद्र सेन, पृथ्वी से होता है पृथ्वी सेन और हरि से होता है हरिसेन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मरु प्रण पृथ्वी हरि। अब इसको मैं मतलब समझाता हूँ, मरु प्रण पृथ्वी हरि मतलब क्या होता है। तो ये था बेस्ट ट्रिक, मरु प्रण पृथ्वी हरि, बेहतरीन ट्रिक है, एक बार में याद होता है। और इसका मतलब मैं समझा रहा था। तो मरु प्रण पृथ्वी हरि अगर हम बात करें, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मरु प्रण पृथ्वी हरि मतलब जब मैं मरूं, है ना, तो मेरा जो प्राण है वो पृथ्वी में समा जाए और हरि के चरणों में चला जाए, ऐसा इसका भावार्थ भी निकलता है। तो ये काफ़ी बेस्ट ट्रिक है, मैं अभी तक का जितना भी बनाया हूँ उसमें से वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक मेरे को लगता है। क्योंकि देखिए इसका जो अलग से भाव अर्थ निकल रहा है, मरु प्रण पृथ्वी हरि, जब मैं मरूं ना तो मेरा जो प्राण है, प्रण यानी क्या होता है, प्राण, ठीक है, पृथ्वी में समाए और साथ में जो है हरि में मिल जाए, ठीक है, पृथ्वी में समाकर हरि में मिल जाए, यही मैं कामना करता हूँ, ठीक है। तो हरि हरि जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म हो, आप जिस भी धर्म के हैं, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने जिसको भी आप मानते हैं उसमें आप समा जाएं, ये इसका अच्छा सा भाव निकलता है, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट ट्रिक है, इसको आप याद रखें बढ़िया से, ठीक है। और हरिसेन था लास्ट में, इसलिए उसको हरि लिया हूँ मैं, ठीक है। गुप्त वंश है अगला जो है शासन हमारा, गुप्त वंश था, ठीक है। मौसा कुमे वागु मैं जो ट्रिक बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है मौर्य वंश आता है, फिर सातवाहन, ठीक है। और जो सबसे पहला जो है महाजनपद काल आता है, लेकिन उसको वो एक काल है, ठीक है। लेकिन जो वंश आता है ना मौसा कुमे वागु, इस तरह से आता है मौसा कुमे वागु। तो मौर्य वंश आता है पहले, फिर सातवाहन हमने पढ़ लिया, कुषाण वंश पढ़ लिया, मेघ वंश पढ़ लिया, वाकाटक वंश भी पढ़ लिया, और हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश, वागु, ठीक है। तो गु है गुप्त वंश, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो गुप्त वंश का जो शासनकाल था ना वो 319 से 550 बीसी था, ठीक है, ठीक है। बीसी नहीं है वो, एक्चुअल में AC होना चाहिए था, ठीक, आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी नहीं है वो। 319 से 550 जो है ईस्वी था ये, ठीक है। तो गुप्त वंश है, अब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए आने वाले हैं लोग, ठीक है। तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया, श्रीगुप्त ने। भारत में जो है जो गुप्त वंश है उसकी शासन किसने नींव रखी थी, श्रीगुप्त ने, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहें या भारत में कहें, ठीक है, पाटलिपुत्र में बनाया था अपनी राजधानी,
छत्तीसगढ़ उस समय दक्षिणापथ कौशल के नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ कौशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी हिस्से को महाकांतर कहते थे, वही बस्तर वाला क्षेत्र महाकांतर, ठीक है, बस्तर क्षेत्र को। सिक्के बानाबरत दुर्ग से मिलते हैं, इसके जो सिक्के हैं ना बानाबरत दुर्ग से मिल जाते हैं, इसके साक्ष्य जो हैं दुर्ग से, बानाबरत की पहाड़ी दुर्ग से। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो महेंद्र सेन हैं वकाटक वंश के थे, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा वकाटक वंश, तो उसमें हमने बताया था कि महेंद्र सेन को किसने हराया था, गुप्त वंश के जो शासक था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ये इसी वंश का था, गुप्त वंश का, ठीक है, प्रमुख प्रतापी शासक था। और जब ये दक्षिण विजय अभियान के दौरान जा रहा था, छत्तीसगढ़ से हुए जब जा रहा था उड़ीसा साइड में, ठीक है, और तो इसने जो है महेंद्र सेन को इसको पराजित किया था। और इसके साथ में जो है व्याघ्रराज जो नल वंश का था उसको भी पराजित किया था। तो व्याघ्रराज को हराकर यह जो समुद्रगुप्त था वो व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। क्या की, व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता। तो ज़्यादातर हम इसमें पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो व्याघ्रहंता कौन बना, समुद्रगुप्त बना, जो गुप्त वंश का प्रमुख शासक था। और जो समुद्रगुप्त है उसकी पत्नी जो रूपा देवी है, उसके जो झुमके हैं वो महासमुंद से प्राप्त हुए। जब ये लोग दक्षिण अभियान की तरफ जा रहे थे तो महासमुंद से होते हुए गए हैं ये लोग, ठीक है। तो महासमुंद में क्या हुआ, जब एक आध जगह रुके होंगे तो उनकी जो पत्नी है ना रूपा देवी, उनका झुमका गिरा होगा, तो वही जो साक्ष्य है, बहुत प्राचीन साक्ष्य है, वो मिला था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये थोड़ा सा था। और इसके बारे में हम देखते हैं तो गुप्त वंश का जो साक्ष्य और कहाँ मिलता है, तो गुप्त वंश का जो साक्ष्य है हरिश्चंद्र की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, जिसमें समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान का उल्लेख है, ठीक है, उसमें मिलता है पूरा जानकारी इनका गुप्त वंश का। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, जैसे मैंने बताया यह है बानाबरत दुर्ग से मिलता है, और साथ में मिलता है आरंग रायपुर से भी मिलता है। बानाबरत दुर्ग से और आरंग रायपुर से गुप्तकालीन सिक्के जो हैं मिल जाते हैं। गुप्त वंश का जो प्राचीन प्रतिमा है बूढ़ी खार से मिलता है, जो गुप्त वंश का जो प्राचीन प्रतिमा है बूढ़ी खार से मिलता है। गुप्त काल में दक्षिण कौशल को क्या नाम से जाना जाता था, तो दक्षिणा पंथ के नाम से जाना जाता था, दक्षिणा पथ या दक्षिणा पंथ। गुप्त वंश का जो शासन है अप्रत्यक्ष शासन था एकदम, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर शासन नहीं किया ना। जो पाटलिपुत्र है बताया जैसा कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत में है पूरा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे पाटलिपुत्र में वो लोग ऐसा रहते थे और शासन करते थे। ये लोग अप्रत्यक्ष शासन करते थे, मतलब पाटलिपुत्र में रहते थे और छत्तीसगढ़ वाले जो क्षेत्र है ना दक्षिणापथ, वहाँ पे इनका शासन चलता था। यानी कि यहाँ पे जो है कर वगैरह टैक्स वगैरह ले लेते थे और बैठे रहते थे वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके प्रमुख राजाओं की, ठीक है। तो सबसे पहले जो राजा था हमारा समुद्रगुप्त था, छत्तीसगढ़ में जिसने शासन करना चालू किया, ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। समुद्रगुप्त जब दक्षिण अभियान के दौरान आया तो इसने जैसे मैंने बताया कि महेंद्र सेन जो वकाटक वंश का था, महेंद्र सेन जो वकाटक वंश का था, वकाटक का, और एक और व्याघ्रराज जो कि नल वंश का था, इन दोनों को पराजित किया। महेंद्र सेन को हराया और व्याघ्रराज को हरा के व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की इसने समुद्रगुप्त ने। इतना आपको याद रखना है। इसकी जो पत्नी है उसकी जो झुमके के साक्ष्य मिलते हैं महासमुंद में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा जो आया रामगुप्त आया। रामगुप्त के जो सिक्के हैं वो बानाबरत दुर्ग से मिलते हैं, ठीक है। बानाबरत दुर्ग है ना, वहाँ से जो रामगुप्त के सिक्के मिल जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय आया, उसकी जो पुत्री थी उसी का तो विवाह भैया हमारे जो वाकाटक वंश है ना, ठीक है, रुद्रसेन उससे हुआ था, ठीक है। रुद्रसेन जो वकाटक वंश का था, ठीक है, जो रुद्रसेन हम पढ़ चुका है वकाटक वंश में, ठीक है, यही वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। समुद्र आया, फिर राम आया, फिर चंद्रगुप्त आया, ठीक है। उसके बाद आया कुमारगुप्त ने जो रत्न जड़ित सिक्का है ना आरंग रायपुर से इसका प्राप्त होता है। जो रत्न जड़ित सिक्का है कुमारगुप्त का वो आरंग रायपुर से हमको प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है 510 ईस्वी में सरबपुरी राजा सरबराज का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। भानुगुप्त आया अगला शासक, अंतिम था ये, ठीक है। तो भानुगुप्त जो लिखा एरण अभिलेख 510 ईस्वी में, उसमें जो है उसने अगला जो शासक था सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन किया था, ठीक है। यह वर्णन मिलता है। निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या कराया, तो देखिए समुद्रगुप्त ने तो ऐसा निर्माण कार्य नहीं कराया है, ठीक है, लेकिन जो रामगुप्त है उसने भी नहीं कराया है। और किसने कराया है, भानुगुप्त, जो भानुगुप्त है उसने कराया, सबसे जो आखिरी में आया वो आसपास कराया उन्होंने। देवरानी जेठानी मंदिर का जो निर्माण है जो मनियारी नदी के किनारे है, मनियारी नदी है वो, हारी नहीं, मनियारी नदी है, और उसी के किनारे में ताला गाँव, ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर है जो, और यहाँ पे जो फेमस है रुद्रदेव की प्रतिमा, रुद्र शिवदेव,
ठीक है। जो शिव भगवान का प्रतिमा है रुद्र शिवदेव, देख रहे हैं जो ये ताला गांव का जो खंडहर खंडहर क्षेत्र है देवरानी जेठानी मंदिर, उसका है जो चित्र है, ताला गांव का ही है, ठीक है। इसके जो किनारे में जब आप थोड़ी दूर में जाएंगे तो नदी है, ठीक है, जिसको मनियारी नदी कहते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा जगह है, आप एक बार जरूर देखने जाएँ। और यहीं पे एक मंदिर बना है छोटा सा, उसमें जो है शिव रुद्र की प्रतिमा है। शिव रुद्र की प्रतिमा कहाँ है ऐसे करके क्वेश्चन आया था एक बार, तो शिव रुद्र की प्रतिमा जो है, शिव रुद्र की प्रतिमा जो है यहाँ पे है ताला गाँव में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने बनवाया था? भानुगुप्त ने, ठीक है। इसके अलावा जो केवटिन मंदिर है ना, पुजारी पाली बरम किला रायगढ़ में, शिव जी की यहाँ भी है। केवटिन मंदिर है लेकिन शिव जी की मूर्ति है, इसको भी इसी ने बनवाया था, भानुगुप्त। भानुगुप्त ने एरण अभिलेख भी दिया है, देवरानी जेठानी मंदिर, केवटिन मंदिर, ठीक है। गुप्त कालीन ईंटों से बना हुआ है ये सब, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। देवरानी जेठानी का मंदिर है एक प्राचीन पुरातात्विक स्थान है, और सर्वप्रथम जिसकी खोज जो है 1873 में जो है ब्रिटिश काल के जो समय किसने की थी, तो J.D. वेंगलर नामक एक जो प्रसिद्ध मतलब उत्खननकर्ता थे, पुरातत्वविद, उन्होंने की थी। J.D. क्या नाम है उनका? J.D. वेंगलर, वेंगलर, J.D. वेंगलर ने की थी, वेंगलर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने खोज की थी उस समय, बहुत प्राचीन मंदिर था और ये दबा हुआ था, ठीक है। तो इसको जो खोज किया J.D. वेंगलर ने किया था, कि कब किया था? 1873 में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? समुद्र रामचंद्र कुमार भानु, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? समुद्र रामचंद्र कुमार भानु, समुद्र रामचंद्र कुमार भानु, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पांचों के पांचों राजा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, गुप्ता सर चंकू भागा, इस तरह से। तो गुप्त वंश से गुप्ता सर, ठीक है, और सर चंकू भाग गया, ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो स से क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, र से हो जाएगा रामगुप्त, च से हो जाएगा चंद्रगुप्त, कु से हो जाएगा कुमारगुप्त, और भागा से क्या हो जाएगा? भानुगुप्त। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, अचानक से एक लड़का भाग गया जिसका नाम है चंकू, मान लो, तो गुप्ता सर चंकू भाग गया ऐसे करके हम बोल देंगे, तो ये ट्रिक हो जाएगा उसका, बहुत ही बढ़िया सा। और जो मैं बोल रहा था मौसा कुमे वागु, ठीक है, वो सारे वंशों का जो है क्रम वाइज नाम याद करने का ये ट्रिक है। मौसा से मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कु से कुषाण वंश, मे से मेघ वंश, वाह से वाकाटक वंश, गु से गुप्त वंश। तो मौसा कुमे वागु ये ट्रिक हो जाता है। आप इसको जब पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे ही ट्रिक याद होता है। अचानक से आप बोलेंगे ट्रिक भी याद हो जाए, सब याद हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। आप धीरे धीरे करेंगे, अपने मन से ट्रिक बनाइए। अगर ये ट्रिक पसंद नहीं आता है तो अपने मन से बनाइए, तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं जो बनाता हूँ ना ट्रिक, वो एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, जो पहला पहला शब्द रहता है, पहला पहला अक्षर है, उसी को लेके बनाता हूँ, ताकि लोगों को आसानी हो जाए याद करने में। देखिए, स से जैसे समुद्रगुप्त हो गया, र से रामगुप्त हो गया, च से चंद्रगुप्त, कु से कुमारगुप्त, भ से भानुगुप्त, ठीक है, गा एक्स्ट्रा शब्द हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती याद करने में, ठीक है। तो याद भी हो जाता है सर चंकू भागा। अब मेरे को लाइन बार से याद है उसका नाम, ठीक है। तो ट्रिक मैंने याद किया था शुरू में, तो मुझे भी शुरू में परेशानी जाती थी, इसलिए मैंने वो ट्रिक बनाना चालू किया था, और काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है फिर, ठीक है। तो कहीं भी आप कभी भी जब पूछा जाएगा क्रम वाइज जमाइए राजाओं को, आता है और ऐसा कि पहले समुद्रगुप्त आया, कि रामगुप्त आया, कि कुमारगुप्त आया, तो ये जो क्रम है ना, इसी के माध्यम से याद होगा आपको, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो अगला जो शासन आया था वो राजर्षि तुल्य कुलवंश आया, ठीक है। मौसा कुमे वागु जो था ना, उतना तक हो गया वो, ठीक है, उतना तक हमारा हो गया। अब जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है वो आता है, ठीक है। इसको हम छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है उसके अंदर में लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को और हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जो ज़्यादा प्राचीन है उसको, फिर मध्य, फिर आधुनिक, ऐसे करके, ठीक है। तो जो राजर्षि तुल्य है ना, वो मध्य में आ जाता है, समझ जाइए। अब इसकी जो राजधानी थी आरंग रायपुर थी। इनकी राजधानी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, जो भीमसेन द्वितीय है ना, वो कौन से वंश का था? तो एक गुप्त वंश का जो सॉरी गुप्त वंश का नहीं था, ये इसी वंश का था। भीमसेन द्वितीय किसी वंश का था? राजर्षि तुल्य कुल वंश का। इसी वंश का जो भीमसेन द्वितीय है ना, राजर्षि तुल्य कुल वंश का था। इसी का जो अभिलेख है आरंग ताम्रपत्र, उसी से इन सब राजाओं का जो जानकारी मिला है भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से मिला है, ठीक है। अब इन्होंने जो ये जो प्रथम राजवंश थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, अभी तक हम जितने भी पढ़ा वो दूसरे जगह में रहते थे, और कभी कोई आ गया था, कोई शासन कर रहा था, ये भारत में शासन कर रहे थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एकदम प्रत्यक्ष रूप से शासन उन्होंने नहीं किया था। अब जो राजा आएंगे यहाँ से, जैसे राजर्षि तुल्य कुल वंश हो गया, काकती वंश हो गया, कलचुरी वंश हो गया,
इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। तो सबसे जो प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शासन करने वाले जो राजवंश था, प्रथम राजवंश जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, वो थे राजर्षि तुल्य कुलवंश। ठीक है, और राजर्षि तुल्य कुलवंश की अगर बात करें तो इनकी जो राज चिन्ह था वो गजलक्ष्मी था। ठीक है, और इन्होंने राजयोगी की उपाधि भी धारण की थी। और ये जो प्रमुख शासक थे ये थे, जैसे सूर था, दैत था, विभीषण था, भीमसेन प्रथम था, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। इसको याद करने का भी ट्रिक है, सुदा विविधाभि करके। ठीक है, सूर से हो जाएगा सुर, ठीक है, दा से हो जाएगा दायित वन, वी से हो जाएगा विभीषण, भी से हो जाएगा भीमसेन प्रथम, दा से हो जाएगा दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो ट्रिक को भी याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक को कैसे याद रखें आप, उसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आपने टीना ढाबी करके सुना होगा, टीना ढाबी। ठीक है, जिसका अभी अभी क्या हो गया, टीना ढाबी, जिसका अभी अभी क्या हो गया है, तलाक हो गया है। ये IAS जो है प्रथम आया था इनका रैंक 2017 या 18 19 किसी समय तो आया था इनका रैंक जो है प्रथम आया था। ठीक है, IAS में जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम में प्रथम रैंक लाई थी ये जो है, टीना ढाबी नाम था उनका। ठीक है, तो उनका जो है शादी हो गया, अब उनका जो शादी टूट भी गया, एक मुसलमान लड़के से हुआ था। ठीक है, तो जिसका नाम, वो सेकेंड रैंक लाया था लड़का, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अजहर ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो उससे हुआ था, तो इनकी जो शादी है टूट गई टीना ढाबी का। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बना लिया बढ़िया सा, सुदा विविधाभि। जब वे शादीशुदा थी, कौन, टीना ढाबी। ठीक है, टीना ढाबी। ठीक है, सुदा विविधाभि से शादीशुदा थी टीना ढाबी। ठीक है, तो विभि उनका क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, विभि हो गया है, विभाजन हो गया है। ठीक है, विभाजन इस तरह से। ठीक है, सुदा विविधाभि का विभाजन हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सु से हो जाएगा सुर, दा से हो जाएगा दायित, वी से हो जाएगा विभीषण, भी से हो जाएगा भीमसेन प्रथम। ठीक है, उसी तरह दायित द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ठीक है, यहाँ से तो रिपीट हो ही रहा है दायित से। ठीक है, तो ये विभीषण द्वितीय, विभीषण जो है रिपीट नहीं हुआ है, सुर भी रिपीट नहीं हुआ है, बाकी ये जो है दायित द्वितीय आया है यहाँ पे और भीमसेन द्वितीय आया है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे प्रथम राजा जो था, सबसे प्रथम राजा सुर था। ठीक है, सुर, उसके बाद क्या आया, दायित आया, दायित प्रथम आया, उसके बाद कौन आया, विभीषण आया, भीमसेन आया, उसके बाद दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रश्न अगर मैं बात करूं इसमें प्रश्न कैसे आता है, देखिए जो राजाएं हैं, जो राजा हैं उनका, राजाओं का क्रम जमाइए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है इससे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना के पूछता हूं आपसे। ठीक है, भीमसेन द्वितीय, दायित द्वितीय और विभीषण, ये 3 ऑप्शन आपको दूंगा। ठीक है, और इनका क्रम जमाइए, ऐसे करके आएगा। तो जब अलग अलग जगह पे देंगे तो क्रम आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद रखेंगे ना, तो उससे आपका क्रम जो है याद रहेगा। ठीक है, क्रम आपका याद रहेगा। तो राजाओं के, राजर्षि तुल्य राजाओं के क्रम को जमाइए, ऑप्शन 1। ठीक है, प्रथम से अंतिम जमाइए, ऐसे करके आएगा। ऑप्शन 1 विभीषण, ऑप्शन 2 दायित प्रथम, ऑप्शन 3 सुर, ऑप्शन 4 भीमसेन द्वितीय। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सुर, फिर दायित प्रथम, फिर विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम, फिर दायित द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। ठीक, अभी तो याद हो जाएगा, बाकी जो परीक्षा में जो है हालत होती है लोगों की, वो तो पता ही है आपको। ठीक है, परीक्षा में हम भूल जाते हैं, तो अगर ट्रिक याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर पर्वत द्वारक वंश आता है अगला। पर्वत द्वारक वंश जो है सोम तुष्टि कहते थे इसको, क्या कहते थे, सोम तुष्टि। ठीक है, सोम रस का पान करते थे और अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे, ऐसा मान के चलिए आप। सोम तुष्टि ऐसा कुछ नहीं है, उनको पता नहीं क्या क्यों पर सोम तुष्टि कहा जाता था, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सोम तुष्टि के राजा थे, इसीलिए हो सकता है, सुमन राज थे एक और तुष्टिकर थे, इसलिए सोम तुष्टि कहते थे उनको। ठीक है, सुमन राज के राजा थे और दूसरा क्या थे, तुष्टिकर थे, इसलिए सोम तुष्टि इसका कहते थे इसको। ठीक है, और देखिए इसकी जो राजधानी थी देवभूग गरियाबंद, जो गरियाबंद वाला जिला है ना, हाँ वही गरियाबंद जहाँ पानी की कमी है भैया। ठीक है, देवभूग गरियाबंद। स्रोत राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके जो राजा थे सुमन राज थे और दूसरा तुष्टिकर थे। ठीक है, तो सोम तुष्टि पर्वत द्वारक वंश, इसको आप याद रखें, बहुत ही बढ़िया सा। स्तंभेश्वरी देवी के ये उपासक थे और किसके समकालीन थे, नल वंश के समकालीन थे।
इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछ लेगा कि इनका जो राज क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था। तो देखिए सबसे पहला जो राजधानी था इनका देवभोगरिया वन था, ये वाला क्षेत्र। तो ये जो पर्वत द्वारक वंश है ये ऐसी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से। और कौन से देवी के उपासक थे, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। किसके समकालीन थे ये भी पूछ सकता है, तो नल वंश के समकालीन थे। ठीक है, तो पर्वत द्वारक वंश नल वंश के समकालीन थे और स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। राजधानी इनकी देवभोग गरियाबंद थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इसका फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ये जो प्री का एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मेंस में क्या है लिखने के लिए आता है आपको, तो उसमें आपको गहराई से पढ़ना पड़ता है, पर इसमें क्या है आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ता है, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इनका फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मैं CGPSC की बात करूँ तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है राजाओं के नाम। क्या, जो राजा थे राजाओं के नाम इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, राजाओं के नाम। ठीक है, राजाओं के नाम इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और उनके जो थोड़ा बहुत कार्य है वो फेवरेट होता है इनका। ठीक है, अगला जो शासक आता है वो नल वंश थे। जैसे पर्वत द्वारक वंश पढ़े उसके बाद नल वंश आ रहा है, और नल वंश ही पर्वत द्वारक वंश के समकालीन थे। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट एडिशनल याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा पर्वत द्वारक वंश ये किसके समकालीन थे, नल वंश। ठीक है, तो नल वंश कब से कब था भैया, नल वंश जो था हमारा 4वीं से 12वीं शताब्दी तक जो हमारा नल वंश का शासन था। तो नल वंश का जो शासन था 4वीं से 12वीं शताब्दी तक था। इसके संस्थापक कौन थे, नल वंश का संस्थापक शिशुक था। कौन था, शिशुक। परंतु वास्तविक जो संस्थापक किसको माना जाता है, वराह राज को माना जाता है। शिशुक इसका संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता था, वराह राज को माना जाता था। ठीक है, शिशुक, और ये क्या है, वराह राज। ठीक है, तो इन दोनों को जो है संस्थापक मानते थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक अगर क्वेश्चन में देता है तो आपको वराह राज लिखना पड़ेगा, और इस वंश के सिंपल सा संस्थापक बोल देगा। ठीक है, तो शिशुक लिखना पड़ेगा। कई जगह आदि पुरुष भी बोलते हैं, तो शिशुक है वो। ठीक है, नल वंश का जो शासन है 4वीं से 12वीं शताब्दी तक था या ईस्वी तक था। इनका जो शासन क्षेत्र बस्तर या कोरापुट जो वर्तमान में कांकेर है वो वाला क्षेत्र था। जो बस्तर संभाग है वहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है कोरापुट वाला, जो कांकेर जिला में आता है अभी आसपास। ठीक है, वर्तमान कांकेर है कोरापुट, वो वाला क्षेत्र था नल वंश का। ठीक है, मतलब यहाँ आसपास छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ यहाँ आसपास। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र था नल वंशों का था, कोरापुट। ठीक है, तथा इनकी जो राजधानी थी पुष्करी थी। इन्होंने पुष्करी को बनाया था, वर्तमान जो भोपालपट्टनम है, बीजापुर जो भोपालपट्टनम है ना, बीजापुर में है भोपालपट्टनम। ठीक है, यहाँ से ट्रेन जाता है, ट्रेन रूट है। ठीक है, जब आप इधर जाएंगे आंध्र प्रदेश साइड में विशाखापट्टनम जाएंगे तो भोपालपट्टनम रेलवे स्टेशन पड़ता है। ठीक है, बीजापुर में जिला है। ठीक है, ये तो इस वंश का जो प्रतापी शासक था भवदत्त वर्मन। ठीक है, प्रतापी शासक कौन था, तो भवदत्त वर्मन थे। ठीक है, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे नरेंद्र धवल थे, धवल, नरेंद्र धवल या धवल भी बोलते हैं कई जगह। ठीक है, तो धवल थे। 935 से 600 ईस्वी ने इन्होंने शासन किया था। वकाटक वंश इस वंश के समकालीन था, और मैं बता ही चुका हूँ को जब हम वकाटक वंश पढ़ रहे थे तो जो 3-4 वंश है एक समकालीन थे, जैसे वकाटक वंश, नल वंश और आपका एक था गुप्त वंश। ये जो है पक्का तीनों एक समकालीन थे। ठीक है, और नल वंश के जो अभी हमने देखा पर्वत द्वारक वंश भी समकालीन था, और इसके अलावा हमने देखा जैसे राजर्षि तुल्य कुलवंश, ये भी आसपास ही थे। ठीक है, तो वकाटक वंश, नल वंश और गुप्त वंश एकदम समकालीन थे। ठीक है, इन्हीं के बीच में जो है आपसी संघर्ष होता रहता था, जैसे वकाटक वंश, नल वंश और गुप्त वंश। जैसे समुद्रगुप्त ने भैया दोनों वंश के जो राजा थे उनको हराया था, जैसे इसका नरेंद्र सेन को हराया था, इसका नल वंश का जो है व्याघ्र राज को हराया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तीनों में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसको किसने हराया था ऐसा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट राजा हैं वो तो बहुत सारे हैं, 15-16। ठीक है, और कई बुक में आपको 20-25 मिल जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 15 मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहला जो संस्थापक था वो शिशुक था। दूसरा जो है व्याघ्रराज था, समुद्रगुप्त ने इसी को हराया था भैया। प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है, जो अभिलेख है हरिसेन द्वारा लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, उसमें जो है समुद्रगुप्त द्वारा कौन पराजित हुआ था, व्याघ्रराज। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, और व्याघ्रराज अभी जो पढ़ रहे हैं वो नल वंश का है। तो नल वंश के जो व्याघ्रराज है उसको समुद्रगुप्त ने, गुप्त वंश का जो शासक था उसने हराया था, और व्याघ्रहंता की उपाधि भी धारण की थी उसने। तीसरा जो राजा था विषभराज था। चौथा वराहराज था। पांचवा भवदत्त वर्मन था। छठवां अर्थपति था। सातवां स्कंद वर्मन था। स्तंभराज था नंदराज।
पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव, नरेंद्र धवल। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक मैंने बनाया था। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया, इसलिए मैं वो ट्रिक लेके नहीं आया हूँ आपके लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट राजा है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक में क्या है, 15 के राजा हो जाते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रिक हो जाएगा और याद करने में दिक्कत जाएगा, इसलिए मैंने वो ट्रिक नहीं बनाया। सीधा सीधा आप याद रखें इसको। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ये वराह राज्य जो है वो क्या क्या किया। चौथा, ठीक है, वराह राज्य जो था ना, वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। और एडेंगा के जो मुद्रा हैं, ठीक है, मृदभांड, एडेंगा के मृदभांड बोलते हैं, मुद्रा नहीं, मृदभांड। एडेंगा के जो मृदभांड थे, ठीक है, से वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है, एडेंगा के जो मृदभांड है उससे जो वराहराज के 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। मतलब उस समय जो है वराहराज स्वर्ण मुद्राएं चलाते थे और उनसे उनकी जानकारी मिल जाती है। अगला जो शासक हुआ वो भवदत्त वर्मन था। पोड़ागढ़ अभिलेख, जो पोड़ागढ़ शिलालेख है में इन्हें प्रथम शासक कहा गया है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, वराहराज को ही मानते हैं। लेकिन पोड़ागढ़ अभिलेख में किसको प्रथम शासक कहा गया है, तो भवदत्त वर्मन को कहा गया है, ऐसा मानना पड़ेगा हमको। नरेंद्र सेन वकाटक को पराजित किया इन्होंने। ठीक है, जो भवदत्त वर्मन है ना, उन्होंने नरेंद्र सेन वकाटक वंश को पराजित किया था। ठीक है, और बाद में जो है उसका जो बेटा है भवदत्त वर्मन का, अर्थपति भट्टारक आया। ठीक है, अर्थपति भट्टारक जो है भवदत्त वर्मन का बेटा था। नरेंद्र सेन का जो पुत्र है पृथ्वीसेन, उन्होंने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर दिया था और इसकी जो राजधानी थी उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है, जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ इसको। स्कंद वर्मा आया, स्कंद वर्मा जो है आया, वो नल वंश की पुनर्स्थापना की उसने। स्कंद वर्मा ने क्या किया, नल वंश की पुनर्स्थापना की। ठीक है, और इस वंश को अत्यधिक शक्तिशाली शासन बनाया और इस वंश का जो है अत्यंत शक्तिशाली शासक था ये स्कंद वर्मा। ठीक है, पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का इसने निर्माण कराया था स्कंद वर्मा ने। ठीक है, स्कंद वर्मा ने पोड़ागढ़ विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकते हैं। तो स्कंद वर्मा ने करवाया था। उसके बाद जो आया अगला शासक स्तंभराज आया। स्तंभराज ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। नंदराज आया उसके बाद। नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंदराज ने कहाँ से शिक्षा ली है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है। देखिए अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर से हम अभी देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक है, जो आ चुका है, उन्हीं को मैं इसमें बता रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। एक डिटेल्ड वीडियो हम लाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो उसका भी आप इंतजार करेगा। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए, उसके लिए फिर मैं डिटेल वीडियो इसका तैयार करके लाऊंगा। पृथ्वीराज, राजिम शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है विलासतुंग के पितामह कौन थे, पृथ्वीराज थे। विलासतुंग का जो पिता है वो पृथ्वीराज थे, पितामह। ठीक है, विरूपाक्ष, राजिम शिलालेख की जानकारी के अनुसार विलासतुंग के पिता थे। ठीक है, ये पितामह थे, ये विलासतुंग के पितामह थे कौन, पृथ्वीराज, और ये विरूपाक्ष थे विलासतुंग के पिता थे। अब ये विलासतुंग कौन है, विलासतुंग ने राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण कराया था 712 ईस्वी में। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, अभी इसमें 12-15 पॉइंट पढ़े, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो राजीव लोचन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो विलासतुंग ने कराया था। विलासतुंग के पिता का नाम विरूपाक्ष था, उसके पितामह का नाम पृथ्वीराज था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। और जो राजीव लोचन मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर, उसके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है। जो राजीव लोचन मंदिर है वो उसमें कौन से भगवान विराजमान होते हैं, तो उसमें शिव भगवान विराजमान होते हैं। सफ़ेद कलर का जो मंदिर है और शिव भगवान उसमें विराजमान होते हैं। ठीक है, राजिम जो है गरियाबंद जिले में है और कौन से नदी के संगम स्थल पर है, तो महानदी पैरी और सोंढूर, तीन जो नदी है उसका संगम स्थल भी है, महानदी पैरी और सोंढूर, महानदी पैरी और सोंढूर, तीन नदी का संगम स्थल है राजिम। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ना 12वां नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विलासतुंग कौन से शासन का था, नल वंश का। ठीक है, पृथ्वी व्याघ्र आया उसके बाद। ठीक है, और जो है बाद में राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो पृथ्वी सेन द्वितीय के जो सेनापति था ना, पृथ्वी सेन द्वितीय का सेनापति। ठीक है, जिसका नाम था जगतपाल, कलचुरी वंश का जो शासक था उसने कराया था बाद में। ठीक है, अब ये पुराने वंश हो गए नल वंश, अब बाद में कलचुरी वंश जब शासन करेंगे ना तो उसका जो सेनापति है वो उसका जीर्णोद्धार कराएगा, क्योंकि जो मंदिर है वो प्राचीन होते जाता है। ठीक है, उसको जीर्णोद्धार भी कराना जरूरी रहता है। तो जगतपाल मोची जो था कलचुरी वंश का, जो पृथ्वीसेन का सेनापति था, उसने कराया था फिर बाद में। आगे हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश। ठीक है,
पृथ्वी व्याघ्र आया, उसके बाद भीमसेन देव आया। जो भीमसेन देव की जानकारी मिलती है पंडरी पाथर अभिलेख से मिलता है। नरेंद्र धवल जो है अंतिम शासक थे। ठीक है, तो प्रथम आपको याद रखना है सिसुक था, अंतिम कौन था, नरेंद्र धवल था या नरेंद्र धवल जिसको बोल सकते हैं। वास्तविक संस्थापक इसका वराह राज था, उसको आपको याद रखना है। अगला जो याद रखना है विलास तुंग को याद रखना है। विलास तुंग ने जो है राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सा है, पहला है इम्पोर्टेंट, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त ने इसको हराया था। ठीक है, अर्थपति भट्टारक को किसने पराजित किया था, तो पृथ्वीदेव, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो विलास तुंग है वो इम्पोर्टेंट है, और आखिरी जो शासक है उसको पूछ देता है अंतिम शासक कौन था, ये इम्पोर्टेंट है। तो 5 जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सबको मैं छोड़ दूँ सर और इसको पढ़ूँ तो मैं इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर बना सकता हूँ, ऐसा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। इसके अलावा जो सरबपुरी वंश थे, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर ये हमारा नल वंश यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नल वंश हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं, देखिए नल वंश। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ, ये ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, और लंबा भी होगा तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ का बहुत सारा पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप, अगला जो शासक आया सरबपुरी वंश का था। ठीक है, सरबपुरी वंश था। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे सरबराज थे। सरबपुर आधुनिक सारंगढ़ है, सारंगढ़ जो भी क्षेत्र है ना वो जो है पहले सरबपुर था। ठीक है, इसका जो शासन था 475 से 590 ईस्वी तक चला। इसका जो शासनकाल था ईसा पूर्व में बात करें 6वीं शताब्दी तक चला था। इस वंश को अमरार्य भी कहते थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया हुआ प्रश्न है। अमरार्य किसको कहते थे, अमरज या अमराज्य कुल भी कहते थे। तो अमरार्य या अमरज कुल किसको कहा जाता था, सरबपुरी वंश को अमरार्य या अमरज कुल भी कहा जाता था। इस वंश के लेख संबलपुर उड़ीसा से प्राप्त होते हैं, अतः इतिहासकार इसको संबलपुर को ही जो है सरबपुर मानते थे। जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है ना संबलपुर, उसी को ही लोग क्या मानते थे, सरबपुर मानते थे। ठीक है, मानते हैं। और उत्तरकालीन गुप्त शासक जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है ना, उससे भी जो गुप्त वंश का 510 ईस्वी में जो आया था, ठीक है, एरण अभिलेख, सरबराज का उल्लेख मिलता है उसमें। ठीक है, जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है गुप्त वंश से था ये भानुगुप्त। ठीक है, उसमें भी सरबराज का जो वर्णन मिलता है। मैंने जब गुप्त वंश पढ़ाया है, ठीक है, उसमें भी मैंने बता दिया है ये चीज़। क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मल्हार वाला क्षेत्र सारंगढ़ वाला, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, मल्हार बिलासपुर के आसपास, रायगढ़ संबलपुर ये वाला क्षेत्र। ठीक है, उपराजधानी इसकी श्रीपुर यानी सिरपुर थी। ठीक है, जो महासमुंद में है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सरबपुरी वंश के बारे में। क्या क्या याद रखना है आपको, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं सरबपुर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसका जो शासक था वो याद रखना है, सरबराज था। ठीक है, दूसरा इसको अमरार्य या अमरज भी कहते थे। तीसरा इसका जो शासन था संबलपुर उड़ीसा में था। ठीक है, और ये जो है श्रीपुर सिरपुर को भी इसने उपराजधानी बनाया था। मल्हार, सारंगढ़, रायगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र था। ठीक है, सरबपुरी वंश का राजधानी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख शासक हुए उसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए जो सबसे प्रथम आया सरबराज था, फिर नरेंद्र आया, फिर प्रसन्न मात्र आया, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज आया, फिर प्रवर राज द्वितीय आया। ठीक है, तो प्रमुख शासक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आया सरबराज आया, और यही संस्थापक भी था। दूसरा आया नरेंद्र आया, फिर प्रसन्न मात्रा आया। देखिए इसको याद करने का मैं ट्रिक यहीं पे बना सकता हूँ। देखिए सर, इस तरह से याद रख सकते हैं, सर न प्रसन्न प्रवर सुप्र। ठीक है, सर न प्र, सर न प्र। देखिए प्र से हो जाएगा प्रसन्न मात्र, प्र से हो जाएगा प्रवर राज प्रथम, सुप्र, सर न प्र सुप्र। इस तरह से भी आप बना सकते हैं अपने मन से। कुछ अच्छा नहीं बनाइए, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं बना, ठीक है, लेकिन ऐसा आप याद करने के लिए कुछ भी आप ट्रिक अपनाएं वो बेहतरीन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, सर न प्र सुप्र। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। स से हो जाएगा, सर से क्या हो जाएगा सरबराज, न से हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है, प्र से क्या हो जाएगा प्रसन्न मात्र और प्रवर राज प्रथम। ठीक है, और सु से हो जाएगा सुदेवराज, और प्र से हो जाएगा प्रवर राज द्वितीय। तो 6 राजा हैं। आप कैसा भी ट्रिक बनाएं और इसको याद करें। ठीक है, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे कि मैं पूछ देता हूँ, इनको क्रम से जमाइए, इन राजाओं को जो सरबपुरी वंश के थे उनको क्रम से जमाइए। ठीक है, या फिर जो पहले राजा कौन आया उसको बताइए। तो मैं ऑप्शन दे दूंगा आपको, प्रसन्न मात्र, प्रवर राज, नरेंद्र और सरबराज।
तो आप इसमें कन्फ्यूज होंगे। अब सरब राज को जानते होंगे तो प्रथम में लगा देंगे, फिर इसमें जो है कन्फ्यूजन होगा, तो वो ट्रिक याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे ट्रिक आप अपने मन से भी बना सकते हैं, अपने मन से बनाइए और याद रखिए, उसको ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सरब राज आया, उसके बाद जो नरेंद्र आया, ठीक है, प्रसन्न मात्रा आया, फिर प्रवर राज आया, ठीक है, प्रवर राज के बाद आपका सुदेव राज आया, फिर प्रवर राज द्वितीय आया, ठीक है। तो इनका जो काम था वो कौन कौन सा काम था, इसको हम देखते हैं। जो नरेंद्र आए थे ना, सरब राज की उत्तराधिकारी था ये नरेंद्र, ठीक है। जो सरब राज है ना, उसका उत्तराधिकारी था नरेंद्र, यानी उसका बेटा था। 3 ताम्रपत्र इससे 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए इसके, ठीक है। ये 3 ताम्रपत्र थे, पीपरदुला का और क्रुद का, और जो रवा स्रोत है उसका, पीपरदुला, क्रुद और रवा स्रोत हैं इसके 3 ताम्रपत्र, ठीक है। पीपरदुला क्षेत्र, क्रुद क्षेत्र और रवा क्षेत्र, इस क्षेत्रों में इसके जो है 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। उन्हें विष्णु के उपासक के रूप में भी जाना जाता था। ये जो थे नरेंद्र ना, उनको विष्णु के उपासक के रूप में भी जाना जाता था। बस इतना आपको याद रखना इसके बारे में। 3 ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, पीपरदुला, क्रुद और रवा से, ये रवा है, ठीक है। प्रसन्न मात्रा, प्रसन्न मात्रा जो है सर्वाधिक प्रतापी राजा था, विष्णु भक्त था ये भी, ठीक है। ये विष्णु भगवान के उपासक थे, टोटल हिंदू थे और विष्णु भगवान के उपासक थे ये सब जो हैं। और ये कौन सा वंश है, सरभपुरी वंश, ठीक है। प्रसन्न मात्र सर्वाधिक प्रतापी राजा था, विष्णु भक्त था, अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की, ठीक है, जो नीला नदी के किनारे है, नील नदी, ठीक है, जो इसको लीलागर नदी हम आजकल बोलते हैं। और नीला नदी को क्या बोलते हैं हम आजकल, लीलागर नदी, ठीक है। और जो मल्हार जो है ना, वो आपका है लीलागर नदी के किनारे, और ये मल्हार, प्रसन्नपुर किसको बोलते थे हम लोग, मल्हार वाले क्षेत्रों को, मल्हार, ठीक है। तो किसी ने कराया था, प्रसन्न मात्र ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, प्रसन्न मात्र ने, ठीक है, मल्हार। और हो सकता है ये नीला नदी जो है लीलागर नदी है, ऐसा मानना है लोगों का, ठीक है। तो अब जो प्राचीन इतिहास है वो तो इतिहास ही रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए प्रसन्न मात्रा जो है मल्हार नामक जगह का निर्माण कराया था, उस समय प्रसन्नपुर कहते थे उसको। इसके अलावा जो इसके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, सिक्के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मिले हैं, उड़ीसा में भी मिले हैं, चंदा में, कालाहांडी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं। चंदा में, कालाहांडी जैसे विभिन्न क्षेत्र, ये चंदा क्या लिखा गया, कुछ नहीं है, ठीक है। कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में इसका जो है सिक्के मिले हैं, ठीक है। प्रसन्नपुर मल्हार है, उसकी स्थापना की थी इसने। गरुड़, शंख, चक्र आदि के सिक्के चलते थे, गरुड़, चक्र और शंख आदि सिक्के चलाए जाते थे, मतलब अलग अलग डिजाइन में था। जैसे सिक्का है उसमें गरुड़ का चिन्ह होगा, शंख का चिन्ह होगा और चक्र का चिन्ह होगा, इस टाइप का सिक्का ये चलाता था प्रसन्न मात्रा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा जो प्रवर राज प्रथम आया, इसने अपनी राजधानी सरभपुर से श्रीपुर ले गया, ठीक है। श्रीपुर यानी कि सिरपुर जो लक्ष्मण मंदिर है ना, उस वहाँ पे ये ले गया प्रवर राज, ठीक है। प्रवर राज प्रथम के 2 ताम्रपत्र ठाकुर दिया एवं मल्हार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके जो ताम्रपत्र हैं वो ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त होते हैं। नरेंद्र का जो नरेंद्र था उसका जो ताम्रपत्र 3 जगह से प्राप्त हुए, पीपरदुला, क्रुद और रवा से। इसके जो ताम्रपत्र हैं 2 जगह से हुए, ठाकुर दिया और मल्हार। ये ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से हम जानकारी निकाल के इतिहास की पुस्तकों में लिखते हैं। अगला जो आया सुदेवराज है, सुदेवराज था प्रवर राज प्रथम की उत्तराधिकारी था ये, और इसके 7 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, 7 ताम्रपत्र, देखिए कहाँ कहाँ से, ठीक है। नन्हा, ठीक है, धमतरी, सिरपुर, आरंग, कौवतल, ठीक है, कौवतल, रायपुर और सारंगढ़, इतने जगह से इनका 7 ताम्रपत्र प्राप्त होता है। और ये क्या थे, राजवंश में सर्वाधिक था इसका जो ताम्रपत्र है, इस जो वंश है उसमें सर्वाधिक ताम्रपत्र सुदेवराज के प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रवर राज द्वितीय आया, प्रवर राज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। सुदेवराज ने, जो सुदेवराज था उसका जो सामंत था इंद्रबल ने प्रवर राज द्वितीय को मारकर फिर पांडु वंश की जो है नींव डाली थी, ठीक है। कौवाताल जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, या कौतल, ठीक है, उस अभिलेख से जो महासमुंद है उससे जिसकी जानकारी जो है मिल जाती है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ने में, लेकिन इससे क्वेश्चन भी तो आता है भैया, 9-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 18 से 20 नंबर इस चैप्टर से आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है भाई, और आपको याद करना ही पड़ेगा ये सब चीज़, ठीक है। तो चलते हैं अगला जो टॉपिक है, देखिए धीरे धीरे आपको याद होगा, अचानक से याद नहीं होगा, ठीक है। पांडुवंश,
या सोमवंश थे। पांडुवंश ने सरभपुरी राजा को पराजित किया था, अभी जैसे हमने देखा, और उसके बाद जो है श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जो लक्ष्मण मंदिर बना है ना, ये जो पांडुवंश का और सोमवंश का वहीं पे साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो पांडुवंश और जो पांडुवंश के जो राजा थे प्रमुख, उन्होंने ही जो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ना उसका निर्माण कराया था। उनका नाम था आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। उनकी जो माता थी वसाटा, ठीक है, उनके बारे में मैं कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो सब्र करिए उसके बारे में। तो लक्ष्मण मंदिर इससे रिलेटेड है पूरा पांडुवंश और सोमवंश से, ठीक है। तो सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुए कौन कौन से हुए देखिए। 6वीं 7वीं शताब्दी में इनका जो शासन चला, श्रीपुर वाले को इसने राजधानी बनाई, यानी कि जो आज का सिरपुर है, लक्ष्मण मंदिर जहाँ पे है। और उदयन इसका जो आदि पुरुष कहा जाता था। उदयन जो है इसका जो प्रथम शासक था, यानी कि आदि पुरुष कहा जाता था। संस्थापक इसके जो शासन काल का उल्लेख इसका नहीं है, संस्थापक कौन थे उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम आदि पुरुष इसको मान रहे हैं उदयन को ही, ठीक है। राजधानी सिरपुर थी, ठीक है। आदि पुरुष किसको कहा जाता था, प्रश्न आया हुआ कई बार, तो आदि पुरुष उदयन को कहा जाता था। ये प्रश्न आपको बन जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से राजा हुए, ठीक है। तो पांडुवंश के जो प्रथम शासक कौन कौन से हुए उसको देखते हैं। सबसे जो पांडुवंश का जो सोमवंश का शासन चला उसमें जो है उदयन है, उदयन को उसको कहा जाता था महापुरुष, ठीक है, या आदि पुरुष कहते थे। क्या कहते थे, आदि पुरुष। उदयन को आदि पुरुष कहते थे, ना कि महापुरुष, ठीक है। ये तो पुरुष ही नहीं महापुरुष है, ऐसा आदि पुरुष कहते थे इसको। आदि यानी कि प्राचीन काल वाला पुरुष, ठीक है। राजधानी श्रीपुर थी, ठीक है। इन्होंने जो है इंद्रबल इनका जो शासक था, ठीक है, एक इंद्रबल जो है उसने जो है आपके कौन से सरभपुर के जो अंतिम शासक थे, ठीक है, प्रवर राजनीति, उनको पराजित करके फिर यहाँ पे नींव डाल दी थी पांडुवंश की। दोनों मिलकर एक दूसरे से मतलब शासन किए इन्होंने, उदयन और इंद्रबल ने मान के चलो ऐसा, ठीक है। ये क्योंकि ये सेनापति था, ठीक है। अब जो है इनके बाद में इंद्रबल का जो शासन चला, ठीक है, इंद्रबल जो है सेनापति था, बाद में फिर शासक बन गया बहुत अच्छा सा। और फिर उसने अपने जो है 4 बेटे थे, एक नन्न राज नाम था, दूसरा सुकत राज था, तीसरा ईशान देव नाम था, और चौथा भंवर देव था। इंद्रबल का जो पुत्र है ना, ये 4 थे। इंद्रबल के 4 पुत्र थे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। चारों ने शासन किया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे शासन किया। जो सबसे बड़ा बेटा था ना वो नन्नराज था, ठीक है, दूसरा सुखदराज, तीसरा ईशान देव और चौथा भंवर देव, ठीक है। तो इंद्रबल का जो बेटा है बड़ा, वही तो सबसे पहले शासन करेगा ना भाई। तो नन्न राजा ने शासन करना चालू किया। जो नन्न राज है वो शासन कर रहा था, तो उसकी जो है अचानक से अब मृत्यु हो जाती है या कमज़ोर हो जाता है। तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका जो बेटा है ना वो शासन करेगा। उसका बेटा जो है तीवर देव शासन किया। अब तीवर देव कुछ समय तक शासन किया, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो नन्न देव द्वितीय आता है, ठीक है। नन्न देव द्वितीय शासन करता है, उसका भी जो है काम नहीं बनता है, मर जाता है। तो कुछ बहुत उम्र के बाद जो चंद्रगुप्त था उसका दूसरा बेटा, ठीक है, नन्न राज का प्रथम बेटा था तीवर देव, ठीक है। तीवर देव का जो बेटा था वो था नन्न देव द्वितीय। अब नन्न देव द्वितीय का जो चाचा है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि नन्न राज का, ये क्योंकि 2 बेटे थे ना, तीवर देव और चंद्रगुप्त, ठीक है, दोनों भाई हैं। ये बड़ा भाई है उसका, बड़े भाई को जो है शासन मिलता है, और चंद्रगुप्त था वो छोटा भाई था, ठीक है, उसको भी शासन मिलता है फिर बाद में, ठीक है। तो जब ये मर जाता है तभी इसको शासन मिलता, ठीक है। लेकिन जब मरा तब इसका जो बेटा है वो पैदा हो चुका था, नंददेव द्वितीय है, वो शासन करता है उत्तराधिकारी के रूप में। फिर ये नंददेव भी अचानक से मर जाता है, तो उसका उत्तराधिकारी नहीं बचता है कोई, तो उसके चाचा जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त बस, ठीक है, उसको जो है आपका उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। और फिर पांडु वंश इसी के हाथ में आ जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन क्या होता है इनके वंश को ज़्यादा दिन तक ये भी नहीं टिक पाता है, ठीक है। इनका जो है वासाटा देवी से शादी हो जाता है, वासाटा देवी, ठीक है, वासाटा देवी से इनका शादी हो जाता है चंद्रगुप्त का, ठीक है। उसके बाद जो पुत्र होता है हर्षगुप्त होता है, ठीक है, हर्षगुप्त, ठीक है। सॉरी, ये इनका जो है शादी नहीं होता है, सॉरी, ये वसाटा देवी है ना, उनका जो शादी होता है हर्षगुप्त से होता है, हर्षगुप्त से होता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त है, उनका जो है बहुत दिनों तक शासन चलता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो बेटा होता है, ठीक है, हर्षगुप्त, उसका जो शादी होता है वसाटा देवी से होता है। ये हर्षगुप्त और वसाटा देवी से, ठीक है, इनका जो शादी होता है, ना कि चंद्रगुप्त से। तो हर्षगुप्त की जो पत्नी थी वसाटा देवी थी, और इन दोनों का जो पुत्र हुआ वो महाशिवगुप्त हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त की पत्नी का वर्णन नहीं है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाता है। उसके बाद हर्षगुप्त आता है, हर्षगुप्त का जो शादी है वसाटा देवी से होता है,
और जो हर्षगुप्त का जो बेटा है महाशिवगुप्त, ठीक है, वो अब शासन करने आता है, क्योंकि जो है हर्षगुप्त आसानी से बहुत कम उम्र में मर जाता है, ठीक है। आसानी से कहने का मतलब है कुछ मतलब थोड़ा बहुत बीमारी होता था पहले और मर जाते थे लोग, ठीक है। तो हर्षगुप्त जो है युद्ध में नहीं मरा था, सिंपल से मर गया था वो, ठीक है। तो इनका देहांत हो जाता है और फिर महाशिवगुप्त जो हैं आते हैं और फिर यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। तो हर्षगुप्त की याद में जो महारानी वासाटा देवी है, उन्होंने फिर लक्ष्मण मंदिर का नींव रखा, लक्ष्मण मंदिर का नींव रख दिया और बनवाना चालू किया, ठीक है। तो ये ईंटों से बन रहा था, तो देख बेटा तू बनवा ले, ऐसे करके जो वासाटा देवी है बोलती है, तो महाशिवगुप्त जो है इनको पूरा करवाते हैं निर्माण कार्य को। तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था, तो वासाटा देवी के कहने पर महाशिवगुप्त ने पूरा करवाया था, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मेरी माँ है मान लो, तो कोई मंदिर बनवाने बोलेगी तो बेटा तो देखेगा ही ना भाई, तो इसी तरह से जो है महाशिवगुप्त भी इनका देख रेख किए और जो है मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराए। अभी भी जो है स्ट्रक्चर लाल ईंटों से निर्मित सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और इतिहास को करीब से जानने का जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है, महासमुंद के सिरपुर में है, ठीक है। बारनवा जो अभ्यारण्य है ना, उसके जो है 20 किलोमीटर के आसपास, उसी के आसपास है। तो बहुत बढ़िया, जब आप महासमुंद जाएंगे तो बारनवा पारा जरूर देखें, वहाँ पे बारनवा पारा जो अभ्यारण्य है, ठीक है, वो देखें और साथ में आप देखें लक्ष्मण मंदिर। और सिरपुर में क्या क्या है आपको पता है, ठीक है। तो आसपास का जो क्षेत्र है वो घूमें, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, देखिए मैंने ट्रिक बनाया है, इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, ठीक है। उदय, उदयन है उसको मैंने उदय लिख दिया है। इंद्र न सुख इस भंवर में, इंद्र को इंद्र बल है ना, उसको मैं इंद्र लिखा हूँ। न को मैंने नन राज लिखा है न, और सुखद राज में सुख, और ईशान देव में इस, और भंवर देव में भंवर लिखा है। और में क्या है, कुछ नहीं है ये में, और तीवर देव है, और न से नन देव, तीन में ती और न ये है, और चंद्र में ये चंद्र है, और हर्ष में ये हर्षगुप्त, और महान में महाशिवगुप्त है। तो इस तरह से इसको याद रखने का क्रम भी मैंने बना दिया है, कौन से राजा कैसे होंगे ऐसे। अब इसको ट्रिक को याद करने का मैं कैसे ट्रिक बनाता हूँ, देखिए। उदय ना, जो इंद्र ना सुख इस भंवर में, उदय क्या बोलते हैं इंद्र को, ना सुख इस भंवर में, तीन चंद्र में हर्ष महान। देखिए जो तीन प्रकार के चंद्र थे, उसमें जो हर्ष वाला जो चंद्र है, ठीक है, हर्ष का चंद्र यानी हर्ष का बेटा, ठीक है, हर्ष का चंद्र यानी कि हर्ष का बेटा, वो महान है, ठीक है। तीन चंद्र में, तीन चंद्र मतलब मान लो तीन राजा हैं, ये तीन राजा, वो भी महान नहीं हुए, पर जो कौन महान हुआ, चंद्र में हर्ष महान, हर्ष का जो बेटा हुआ वो महान हुआ। इस तरह से इसको याद करने का ट्रिक है ये। उदय इंद्र ना सुख इस भंवर में, तीन चंद्र में हर्ष महान, ठीक है। तो उदय से हो जाएगा उदयन, इंद्र से हो जाएगा इंद्रबल, न से हो जाएगा आपका नंदराज, सुख से हो जाएगा सुखदराज, इस से हो जाएगा ईशान देव, भंवर से हो जाएगा भंवर देव, तीन से हो जाएगा तीवर देव, और न से हो जाएगा नन्न देव, ती से हो जाएगा तीवर देव, न से हो जाएगा नन्न देव द्वितीय, और चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद आता है हर्षगुप्त, उसके बाद आता है महाशिवगुप्त। ये याद हो जाएगा क्रम से, क्योंकि क्वेश्चन आता है भैया, छत्तीसगढ़ का फेवरेट क्वेश्चन है कि क्रम से जमाइए, इसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इंद्रबल राजाओं को, ठीक है, इंद्रबल आता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो प्रमुख राजा था ना, उदयन के बाद कौन आता है भैया, उदयन के बाद जो आता है इंद्रबल आता है। इंद्रबल सेनापति था पहले, ठीक है, जो पांडु वंश का जो है वास्तविक संस्थापक इसी को मानते हैं, ठीक है, इंद्रबल को, ठीक है। और इसके जो चार पुत्र थे उसके बारे में बता दिए, जैसे नन्नराज, ठीक है, ईशान देव, सुखदराज, ये सब, ठीक है। न सुख इस भंवर में, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इंद्रबल था वास्तविक संस्थापक था, इसके चार बेटे थे। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है बड़ा बेटा था वशिशान देव, एक शिलालेख से मिलता है, ठीक है। लेकिन जो राज किया उसके बारे में बता ही चुका हूँ, कौन राज किया, इसका जो बड़ा बेटा था नन्नराज जो है शासन करता है। लेकिन जो उत्तराधिकारी किसको बताया गया था, ईशान देव को बताया गया था, लेकिन नन्नराज शासन करता है, इससे जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ कारण हो सकता है उसका बेटा जो है ईशान देव शासन नहीं किया होगा, इसलिए नन्नराज ने किया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं जाते हैं, जो शासन किया उसके बारे में हम सीधा सीधा बात करते हैं। सुदेव राज की मृत्यु के बाद जो प्रवर राज प्रथम शासन काल में पांडुवंश इंद्रबल के अवसर पाकर, ठीक है, कैसे कैसे इंद्रबल ने फिर अपना जो है पांडुवंश बनाया उसके बारे में जैसे हम बताएं, तो ये था
सुदेवराज की मृत्यु के बाद जो सरभपुरी राजा थे सुदेवराज, ठीक है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है ना, तो प्रवर राज प्रथम के शासन में पांडुवंशी इंद्रबल ने अवसर पाकर उत्तर पूर्वी भाग में अधिकार कर सरभपुरी शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है, और पांडुवंश की नींव रख दी, ठीक है, और राजधानी किसको बना लिया था, सिरपुर को। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको जब मैं सरभपुरी वंश पढ़ा रहा था। तो आखिर में जो राजा आता है सुदेवराज, ठीक है, उसके बाद प्रवरराज द्वितीय आता है एक्चुअल में, ये प्रवरराज प्रथम ना होकर के द्वितीय है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना इनका जो है दरबार में काम करता था ये, ठीक है, और जो सरभपुरी जो शासक थे सुदेवराज का सामंत था एक्चुअल में, ये क्या था, सामंत, ठीक है। सरभपुरी जो राजा थे सुदेवराज उसका सामंत था, और जब इसने शासन करने की सोची मन में, तो उसने सुदेवराज का जब मृत्यु हुआ तो अचानक से उसको मौका मिल गया। जो प्रवरराज द्वितीय था उसमें जो है इंद्रबल ने अवसर पाकर फिर उत्तर पूर्वी भाग में अधिकार कर लिया, क्योंकि ये जो प्रवरराज द्वितीय था ना वो उतना स्ट्रांग राजा नहीं था, ताकतवर नहीं था, इसलिए उसने फिर शासन करना प्रारंभ कर लिया और धीरे से फिर उनको समाप्त करके फिर अपना पांडु वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक इंद्रबल को हम मान लेते हैं। उसका जो बेटा आया वैसे तो ईशान देव होना चाहिए था बड़ा बेटा, लेकिन नंदराज ने किसी कारणवश यहाँ पे शासन करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो नंदराज उसका जो है बेटा वो शासन किया। उसके बाद ये इंद्रबल का क्या है, बेटा था, ठीक है, नन्न। राजा नन्न बहुत ही वीर था और पराक्रमी था। राजा नन्न ने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। राजा नन्न का छोटा भाई ईशान देव था, ठीक, ईशान देव छोटा भाई था, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। उत्तराधिकारी वो हो सकता है अपने ऐसी कई ठो बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जो राज के उसी को याद रखना, नन्न राज ने शासन किया है, उसका छोटा भाई ईशान देव था। उसके शासन में पांडुवंशियों का राज्य दक्षिण कौशल के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल चुका था। जो पांडुवंश थे ना, सोमवंश, पांडुवंश को ही सोमवंश कहते हैं, उनका जो शासन है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्र में फैल चुका था। यहाँ सिरपुर से इन्होंने प्रारंभ किया था, उसके बाद सिरपुर से इधर गरियाबंद क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, इधर पूरा फैल गए थे धीरे से। खरौद जो बिलासपुर जिले में स्थित है, वहाँ एक शिलालेख मिला जिसमें ईशान देव का उल्लेख है, जो अब बिलासपुर क्षेत्र में पहुँच गए थे ये, ठीक है, रायपुर से बिलासपुर पहुँच गए थे, ठीक है। महासमुंद जो जिला है वहाँ पे सिरपुर है, अब सिरपुर से ये लोग बिलासपुर पहुँच गए थे रायपुर के द्वारा या फिर किसी भी के द्वारा, ठीक है। तो ईशान देव का वहाँ पे उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही फैक्ट याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा हम बात करें अगला जो आता है राजा तीवरदेव आता है। तीवरदेव ने क्या उपाधि धारण की थी, सकल कोसलाधिपति, ये पूछा जाता है, ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि तीवरदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सकल कोसलाधिपति की जो पांडुवंश का जो राजा थे, ठीक है, तीवरदेव, उन्होंने धारण की थी। उत्कर्ष कल राजा नन्न का पुत्र महाशिवगुप्त तीवरदेव, इसका पूरा नाम था क्या चीज, महाशिव तीवरदेव नाम था, इसका पूरा नाम था महाशिव तीवरदेव। ये नन्न राज का पुत्र था, ठीक है। अब ये जो है शासन करना प्रारंभ किया, इसने जो है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, और जो है इस वंश का जो स्थिति है उसको और मजबूत किया, ठीक है। महाशिव तीवरदेव को कोसलाधिपति की उपाधि भी मिली, ठीक है। सकल कोसलाधिपति की मिल चुकी थी, कोसलाधिपति में भी उपाधि उसको मिली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है कौशल, उत्कल व दूसरे अन्य कई मंडलों को अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है, पर यानी मंडलों पर अपना स्थापित अधिकार कर लिया था, ठीक है, उत्कल और दूसरे कई मंडलों पर, ठीक है। उस समय उत्कल उड़ीसा वाला क्षेत्र था और कौशल हमारा क्षेत्र था। कौशल यानी उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल ये था ना, तो दक्षिण वाला हमारा क्षेत्र था, उत्तर वाला भी क्षेत्र इसने कुछ कुछ जो है मंडलों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, इसलिए इसको जो है सकल कोसलाधिपति या कोसलाधिपति की उपाधि मिली। राजिम और बालोदा, ठीक है, के में जो है ताम्रपत्र मिले हैं, जो बलौदा बाजार है ना, बलौदा बाजार है वो, राजिम और बलौदा बाजार में ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि जो महाशिव तीवरदेव था ना वो बहुत पराक्रमी थे। कितने पराक्रमी थे इनकी जानकारी राजिम और बालोद से मिलता है, बलौदा बाजार से, सॉरी, बलौदा बाजार से। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो तीवरदेव था, उसके बाद नन्नदेव की बात करें, नन्नदेव द्वितीय था, ठीक है, वो आया, उपाधि इसने कोसल मंडलाधिपति, ठीक है, कोसल मंडलाधिपति, इतना तक है, कोसल मंडलाधिपति, ठीक है। इसका ताम्रपत्र है अंडभार, अंडभार जांजगीर चांपा से जो इसका ताम्रपत्र है उससे इसकी जानकारी मिलती है। तो महाशिवगुप्त तीवरदेव का बेटा जो है महात्र, ये जो है महात्र, ठीक है, उसके बाद राजा हुआ। जो तीवरदेव का जो बेटा है ना महात्र, उसके बाद इसका राजा बना, ठीक है। तीवरदेव का बेटा महात्र नन्नदेव के बाद राजा बना,
ठीक है। ये बहुत ही कम समय के लिए राजा बने थे। उसकी कोई संतान ना होने की वजह से उसका जो चाचा है ना, चाचा चंद्रगुप्त, उसको जो है डायरेक्ट क्या मिल गया था, नरेश बना दिया गया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। ये देखिए, जैसे तिवरदेव ने शासन किया, यहाँ पे तिवरदेव ने शासन किया, उसके बाद नंददेव आया। नंददेव द्वितीय का जो इसको जो है महात्र बोला जा रहा है इसी को, ठीक है। और उसके बाद इसका जो चाचा है ना, वो चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त ने शासन किया। उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद महासीगुप्त बालार्जुन आएगा। तो अगर मैं बात करूँ इनके बारे में, ठीक है, चंद्रगुप्त आया, ठीक है। चंद्रगुप्त का जो पुत्र था हर्षगुप्त था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने शासन किया कुछ समय तक। उसके बाद जो हर्षगुप्त डायरेक्टली आ गया। हर्षगुप्त का विवाह जो है मगध की मौखरी रानी सूर्यवर्मा से हुआ। अब देखिए इसकी जानकारी हमको मिल गई। जो है सूर्यवर्मा की पुत्री, ठीक है, जो है उसका नाम था वसाटा, ठीक है। जैसा मैंने बता चुका हूँ कि जो वसाटा देवी थी, ठीक है, या वास्टा देवी, जिनकी किनकी माता थी, महाशिवगुप्त की माता है ये, ठीक है। उनका विवाह जो है मौखरी की रानी थी, मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी ये, ठीक है। उनका विवाह जो है हर्षगुप्त से होता है, ठीक है। 600 ईस्वी में इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक विष्णु मंदिर है, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, उस काल की वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी छाप छोड़ कर गया है यहाँ पे, ये जो हर्षगुप्त है और उनकी पत्नी और महाशिवगुप्त, इन्होंने जो है डायरेक्टली साक्ष्य छोड़ दिया लक्ष्मण मंदिर बना के। तो उनको हम याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने साक्ष्य छोड़ा है अपना, ठीक है, और अभी भी मौजूद है ये, ठीक है। तो उसके बाद जो शासन करने आया वो आया महाशिवगुप्त। इसमें हर्षगुप्त के पुत्र थे। तो हर्षगुप्त के जो पुत्र ये शैव धर्म के अनुयायी थे, और ये जो बहुत वीर थे, वे और एक नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम से, बाला अर्जुन, ठीक है। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जो है ना जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूरा कराया था, और इन्हीं के काल में जो है 639 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी यानी कि ईसा बाद में, यानी कि ईसा पूर्व नहीं है, ईसा बाद, ऐसा आप याद रख सकते, ईस्वी कहते हैं उसको, ठीक है। 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे और सियुकी की रचना की। छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा गया, ठीक है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया गया। बालार्जुन हर्षवर्धन का पुत्र था, ठीक है। पुलकेशियन द्वितीय नरसिंह वर्मन का समकालीन था, ठीक है, ठीक है। हर्षगुप्त का पुत्र था, लेकिन ये जो हर्षवर्धन है दूसरा है ना, ये जो बालार्जुन है वो हर्षवर्धन, पुलकेशियन द्वितीय और नरसिंह वर्मन के समकालीन था, ठीक है। हर्षगुप्त का पुत्र था और हर्षवर्धन अलग है ना, हर्षवर्धन दूसरे जो है वंश का शासक था। महाशिवगुप्त के 27 ताम्रपत्र सिरपुर से ही मिलते हैं, ठीक है। जो सिरपुर का मंदिर है वहाँ से आपके 27 ताम्रपत्र मिल जाते हैं, तांबे से लिखा हुआ। तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर ये वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर इन छत्तीसगढ़ है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, लाल ईंटों से निर्मित है और महासमुंद में है ये, ठीक है, महासमुंद में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा के सोमवंश थे, इसके संस्थापक शिवगुप्त थे, और कांकेर के जो सोमवंश है उसके संस्थापक सिंहराज। बस इसमें आपको संस्थापक याद रखना पड़ता है। उड़ीसा के जो सोमवंश थे उनके संस्थापक शिवगुप्त थे, और कांकेर के सोमवंश थे सिंहराज। अभी क्योंकि पांडुवंश और सोमवंश एक ही हैं, ठीक है। मैकल के सोमवंश थे, उनका जो राजधानी था अमरकंटक, और राजा थे जयपल। तो एक एक राजा आप याद रखें तीनों में से, उड़ीसा के और मैकल के, इनका, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। उड़ीसा के थे शिवगुप्त, और कांकेर के थे सोमवंश सिंहराज, मैकल के थे अमरकंटक जिसकी राजधानी थी, और राजा जयबल, ठीक है, इनके संस्थापक थे। ऐसा बस आप याद रखें, उसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं बाणवंश। जो बाणवंश था वो 9वीं शताब्दी में आया था, 870 से 895 ईस्वी पूर्व। इसके जो प्रतापी शासक थे विक्रमादित्य जयमेव, इन्होंने 9वीं शताब्दी में पाली का जो कोरबा मंदिर है ना पाली में, ठीक है, मेन रोड में है एकदम, ये जो मेन रोड है और इसी के जस्ट किनारे में लगा हुआ इतना बहुत विशाल का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। इसका जो निर्माण है विक्रमादित्य जयमेव ने करवाया था। शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित करके फिर जो है पाली में कलचुरी वंश की स्थापना कर दी थी। अब कलचुरी वंश हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बाण वंश यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। बाण वंश से आपका ये पूछा जाता है कि बाण वंश ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया, बाण वंश कब आया था, ठीक, या फिर पूछा जाएगा पाली के जो कोरबा का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया। तो विक्रमादित्य जयमेव जिसको बोलते थे, उसका उपनाम था जयमेव, ठीक है। इसने अपनी जीत की खुशी में इसको जो है बनवाया था, और शिव भक्त के उपासक थे इसलिए शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये शिव मंदिर है ना, कोरबा का जो पाली मंदिर है वो। तो इतना हम पढ़ लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। इसके अलावा हम बाद में आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो बहुत सारा चीज़ है। तो कलचुरी वंश है, जो क्या क्या है, सब के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग।
तो अभी बाण वंश तक मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहे वीडियो को, बार बार देखिए, अगर समझ में